मजबूती रख के बारे में बताएंगे। अब तक चीन के नाम से आप सबको बहुत डराया गया होगा। भारत के कुछ नेता और लोग भी 1962 की हार को भुला नहीं पाते और ये मानने लगे हैं कि चीन को हराना असंभव है, क्योंकि हमें बचपन से यही बताया जाता है। लेकिन 15 जून की रात गलवान घाटी में हमारे बहादुर सैनिकों ने चीन के इस अहंकार को चूर चूर कर दिया और भारत के शौर्य की यह ध्वनि अब पूरी दुनिया में गूंज रही है। गलवान में चीन के साथ जो कुछ हुआ, उसने चीन के उन 41 वर्ष पुराने जख्मों को हरा कर दिया है जो उसे वियतनाम ने दिए थे। 1979 में चीन को वियतनाम के हाथों एक बहुत बड़ी पराजय मिली थी और चीन ने तब भी मारे गए अपने सैनिकों की असली संख्या किसी को बताई नहीं थी। ठीक वैसे ही जैसे उसने गलवान में मारे गए अपने सैनिकों की संख्या किसी को बताई नहीं है, क्योंकि यह बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात है। इसलिए आज हम दुनिया के सूचकांक पर चीन के गिरते भरोसे का विश्लेषण करेंगे और आपको यह भी बताएंगे कि गलवान में जो कुछ हुआ उसे चीन की जो सेना है, जिसे पीएलए कहते हैं, वो जीवन भर याद रखेगी। इसके बाद हम आपको भारत और नेपाल की सीमा पर आज लेकर जाएंगे। भारत की सीमा से सटे नेपाल के गांवों में रेडियो पर आजकल भारत विरोधी गाने बजाए जा रहे हैं और इन गानों में कहा जा रहा है कि नेपाल के लोग अब जाग गए हैं। यह सब कुछ चीन के इशारे पर हो रहा है, लेकिन सच यह है कि नेपाल को दोस्ती का झांसा देकर चीन ने उसके ही एक गांव पर कब्जा कर लिया है। इसलिए आज भारत के लोगों के साथ साथ हम नेपाल के लोगों को भी ये बताएंगे कि उन्हें चीन से क्यों बहुत ज्यादा सावधान रहना चाहिए। और आखिर में हम आपको चीन की उस मार्केट में लेकर चलेंगे जहां वार्षिक डॉग मीट फेस्टिवल की शुरुआत हो चुकी है। इस बाजार में इस बार लोगों का पेट भरने के लिए 10,000 डॉग्स को मार दिया जाएगा। चीन में यह सब तब हो रहा है जब कोरोना वायरस फैलने की शुरुआत वुहान की ऐसी ही एक वेट मार्केट से हुई थी। डॉग्स को इंसानों का सबसे भरोसेमंद दोस्त कहा जाता है और भारत में तो कुत्तों से बहुत प्यार किया जाता है, लेकिन चीन अब इन जानवरों का भी भरोसा तोड़ रहा है और चीन इनके साथ कैसा सलूक करता है आज हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले आज के तमाम बड़ी खबरें नॉन स्टॉप न्यूज में। सूत्रों के मुताबिक चीन ने पश्चिमी थिएटर कमान के कमांडर जनरल झाओ झोंगकी को मिशन लद्दाख पर लगाया है। सूत्रों का कहना है कि जनरल झाओ झोंगकी अपने चुनिंदा सैनिकों के साथ लद्दाख पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक जनरल झाओ डोकलाम में पीछे हटने की खींच लद्दाख के जरिए उतारना चाहता है और वो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का वाइस चेयरमैन बनना चाहता है। जनरल झाओ को वियतनाम युद्ध का अनुभव हासिल है। वहीं चीन की तरफ से गलवान में मारे गए सैनिकों की संख्या छिपाने को लेकर चीन में बेहद नाराजगी दिख रही है। सोशल मीडिया पर चीन के लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अगर भारत अपने जवानों को सम्मान दे रहा है तो चीन की सरकार जानकारी क्यों छिपा रही है। भारत और चीन के बीच सैन्य स्तर की बातचीत के बाद अब राजनयिक स्तर की बातचीत भी हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक दोनों देशों के बीच अब संयुक्त सचिव स्तर की बातचीत संभव है। इस बीच सीमा पर तनाव कम करने की कोशिशें जारी हैं। भारत और चीन के बीच आज कोर कमांडर स्तर की बातचीत हुई। गलवान में 15 जून को भारत और चीन के सैनिकों के बीच संघर्ष के बाद सैन्य स्तर पर यह तीसरी बैठक थी। वहीं चीन के विदेश मंत्रालय ने भारतीय सैनिकों के साथ झड़प में मारे गए सैनिकों की संख्या बताने से इनकार किया है। मौजूदा हालात को देखते हुए भारतीय सेना ने लद्दाख में तोपों की तैनाती बढ़ा दी है। केंद्र सरकार ने भारत और चीन की सीमा पर सड़क निर्माण पूरा करने को लेकर विस्तृत योजना तैयार की है। गृह मंत्रालय में आज भारत और चीन बॉर्डर मैनेजमेंट को लेकर बड़ी बैठक हुई। बैठक में 32 सड़कों का काम जल्द पूरा करने पर जोर दिया गया। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक इन सड़कों के निर्माण कार्य को सारी एजेंसियों के सहयोग से और ज्यादा गति दी जाएगी। एक वीडियो में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प होती दिख रही है। ये वीडियो सिक्किम के नाकुला का बताया जा रहा है। हालांकि जी न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। नाकुला में इसी साल 9 मई को चीन के सैनिकों ने भारत के सैनिकों के साथ धक्का मुक्की की थी। वहीं राहुल गांधी ने चीन के मुद्दे पर एक बार फिर सरकार से सवाल किए हैं। राहुल ने ट्वीट कर कहा है कि चीन ने हमारे सैनिकों को मारा, चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया। फिर विवाद के बीच चीन मोदी की तारीफ क्यों कर रहा है। चीन से सीमा विवाद के मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए कल कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक होगी। वहीं चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स में लिखा गया है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारतीय सैनिकों को सरकार की तरफ से दी गई छूट का मतलब है कि भारतीय कमांडरों को हथियारों का इस्तेमाल करने की भी छूट होगी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने गलवान घाटी में चीन से संघर्ष पर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को अपने बयान से चीन की साजिश को मजबूत नहीं होने देना चाहिए।
मनमोहन सिंह ने कहा कि सुरक्षा, रणनीति और सीमा के मुद्दे पर पीएम को सोच समझकर बोलना चाहिए। मनमोहन सिंह को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जवाब दिया है। जेपी नड्डा ने कांग्रेस से सेना का अपमान बंद करने की मांग की है। जेपी नड्डा ने ट्वीट किया कि मनमोहन सिंह जब पीएम थे तब सैकड़ों वर्ग किलोमीटर जमीन चीन को दी गई। 2010 से 2013 तक 600 से ज्यादा बार चीन ने घुसपैठ की। नड्डा ने कहा कांग्रेस ने 43,000 वर्ग किलोमीटर जमीन चीन को सौंप दी। कांग्रेस ने बिना लड़े चीन को जमीन सरेंडर की थी। जेपी नड्डा ने कहा कि 130 करोड़ देशवासियों को प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भरोसा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिनों के दौरे पर रूस के मॉस्को में हैं। रक्षा मंत्री अपने दौरे में द्वितीय विश्व युद्ध के विजय दिवस पर आयोजित सेना के परेड में शामिल होंगे। इस परेड में भारतीय सेना के तीनों अंग शामिल हो रहे हैं। रूस रवाना होने से पहले राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया, 3 दिवसीय यात्रा पर मॉस्को रवाना हो रहा हूं। ये यात्रा भारत और रूस के रक्षा और सामरिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए बातचीत का अवसर देगी। मुझे मॉस्को में 75वीं विजय दिवस परेड में शामिल होना है। ये परेड दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर हो रही है। ये परेड पहले 9 मई को होनी थी, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के चलते इसे टाल दिया गया था। सीमा पर तनाव के बीच सरकार भारत में चीन के निवेश को लेकर बड़ा फैसला कर सकती है। केंद्र सरकार ने देश के औद्योगिक संगठनों CII, फिक्की और एसोचैम से चीन से आयात होने वाले सामानों की जानकारी मांगी है। सरकार का मकसद है कि चीन से आयात होने वाले गैर जरूरी सामानों का आयात कम किया जाए। दरअसल सरकार के पास कई देशों से 300 सामानों की लिस्ट पहले से है, जिसका आयात कम करने का काम चल रहा है। प्रधानमंत्री की बुलाई सर्वदलीय बैठक में कई राजनीतिक दलों ने चीन को आर्थिक मोर्चेबंदी के जरिए कड़ा जवाब देने की मांग की थी। इसी दिशा में आज महाराष्ट्र सरकार ने चीन के खिलाफ बड़ा कदम उठाया। उद्धव ठाकरे सरकार ने चीन की 3 कंपनियों के 5,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी। महाराष्ट्र ने 15 जून को चीन की कंपनियों से करार किए थे। LOC पर बार बार सीजफायर तोड़ने वाले पाकिस्तान को आज भारी नुकसान उठाना पड़ा। नौशेरा सेक्टर में भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना के एक JCO की मौत हो गई और उसके 8 सैनिक घायल हो गए। मारा गया JCO पाकिस्तान की 28 सिंध रेजिमेंट का था। आज सुबह पुंछ की कृष्णा घाटी और कलाल में पाकिस्तान ने बिना उकसावे के भारतीय पोस्ट की ओर फायरिंग की, जिसमें हवलदार दीपक कार्की शहीद हो गए। देश में कोरोना संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों की दर 55.77% है। देश में कोरोना संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 4,25,282 हो गए हैं। इनमें इलाज से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 2,37,196 है। 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 14,821 नए मामले सामने आए हैं और 445 लोगों की मौत हुई है। देश में अब तक 13,699 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हुई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रति लाख आबादी के लिहाज से कोरोना संक्रमण के मामले काफी कम हैं। भारत में प्रति लाख आबादी पर संक्रमित मरीजों की संख्या 30.04 है, जबकि वैश्विक औसत 114.67 है। कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले में दिल्ली अब दूसरे नंबर पर पहुंच गई है। दिल्ली में संक्रमितों की संख्या 59,746 है, जो अब तमिलनाडु से ज्यादा है। दिल्ली के मरीजों के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राहत वाला ऐलान किया है। दिल्ली में होम आइसोलेशन वाले मरीजों को ऑक्सीजन पल्स मीटर मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना से जंग चीन से युद्ध जैसी है। हमें पूरे देश को मिलकर लड़ना है। इसमें बिल्कुल राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसमें कोई पार्टीबाजी नहीं, कोई गुटबाजी नहीं। सारे देश को एक होके कोरोना के खिलाफ भी युद्ध लड़ना है और चाइना के खिलाफ भी हमें युद्ध लड़ना है। कोरोना से संक्रमित हुए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की तबीयत अब बेहतर है। प्लाज्मा थेरेपी के बाद उन्हें अब जनरल वार्ड में शिफ्ट किया गया है। पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा कल निकाली जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ रथ यात्रा निकालने की अनुमति दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गाइडलाइंस के अनुसार रथ यात्रा कैसे निकले, ये मैनेजमेंट कमेटी और राज्य सरकार को तय करना है। सुनवाई में केंद्र सरकार के वकील ने कहा कि गाइडलाइंस के मुताबिक इंतजाम किए जाएंगे। जय जगन्नाथ लिखकर ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने फैसले पर खुशी जताई। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया, जगन्नाथ रथ यात्रा सुनिश्चित करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पूरा देश खुश है। रथ यात्रा के लिए पुरी जिले में आज रात 8 बजे से बुधवार दोपहर 2 बजे तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। पिछले 24 घंटों में भारत का माहौल पूरी तरह बदल चुका है।
पूरी दुनिया भारत और चीन के बारे में जो बात कर रही थी वो नैरेटिव पूरा बदल चुका है, वो पूरी कहानी बदल चुकी है। पिछले 24 घंटे से पूरी दुनिया में गलवान के बलवानों की अब चर्चा हो रही है। भारत की सेना के शौर्य ने चीन की सेना की छवि को पूरी दुनिया में धूल में मिटा दिया है और अब पूरी दुनिया के लोग एक बार फिर नए सिरे से ये सोच रहे हैं कि क्या वाकई चीन से इतना डरने की जरूरत है। चीन की जो सेना है, वैसे तो ये कहा जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी सेना है पीएलए, लेकिन पीएलए के जवान कितने कमजोर हैं, उनके शरीर कितने कमजोर हैं और वो मानसिक रूप से कितने कमजोर हैं, ये भारत के जवानों ने पूरी दुनिया को बता दिया है। आप ऐसा समझ लीजिए कि पूरी दुनिया में पीएलए की पोल खुल गई है और पूरी दुनिया कल रात से हमारी सेना और हमारे सैनिकों के शौर्य की बात कर रही है और जी न्यूज की बात कर रही है, जिसने सबसे पहले आपको यह खबर बताई कि आपको हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है, आपको उदास होने की जरूरत नहीं है। ये वाकई ये दुख की बात तो है कि हमारे 20 जवान शहीद हो गए, लेकिन हमारे 20 जवान जो शहीद हुए हैं वो जाते जाते चीन की सेना पीएलए को ऐसा सबक सिखाकर गए हैं कि पीएलए आने वाले दशकों तक इस सबक को कभी भूल नहीं पाएगी। और पीएलए का इतना अपमान पिछले कई दशकों में, शायद वियतनाम के युद्ध के बाद पीएलए का इतना बड़ा अपमान उसके बाद कभी नहीं हुआ जो कि भारतीय सेना ने इस बार किया है। हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो तालियां पीट रहे थे, जो ये आरोप लगा रहे थे कि चीन की सेना हमारे इलाकों में घुस आई है, जो बार बार ये कह रहे थे कि हमने सरेंडर कर दिया है। जब कोई नेता ये कहता है कि प्रधानमंत्री ने सरेंडर कर दिया है, जब कोई नेता ये कहता है कि भारत की सरकार ने सरेंडर कर दिया है, आप जानते हैं उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब यह होता है कि भारतीय सेना ने सरेंडर कर दिया है, हमारे जवानों ने, हमारे सैनिकों ने सरेंडर कर दिया है। और ये इससे बड़ा अपमान भारतीय सेना का और भारत के जवानों का हो नहीं सकता। इससे बड़ा अपमान हमारे सैनिकों की शहादत का हो नहीं सकता कि कोई नेता यहां दिल्ली में अपने बड़े से बंगले में बैठकर यह कह दे कि भारत ने सरेंडर कर दिया है और चीन की सेना भारत में घुस आई है। इससे बड़ा अपमान हमारे सैनिकों का हो नहीं सकता। और इसलिए कल रात को जब हम आपके सामने आए और पूरी दुनिया के सामने आए, आप जानते हैं जी न्यूज इस देश का सबसे पुराना और सबसे बड़ा चैनल है। दुनिया भर में 180 देशों में देखा जाता है और दुनिया के 180 देशों को कल हमने भारतीय सेना के शौर्य की वो कहानी सुनाई और बताया कि गलवान की घाटी में उस दिन क्या हुआ था और गलवान के बलवान किस लोहे के बने हुए थे। इसलिए कल से अब तक माहौल बिल्कुल बदल चुका है। जो सारे लोग कह रहे थे कि सरेंडर हुआ है, उन सारे लोगों को अब अपने शब्द वापस लेने पड़ रहे हैं। इनमें से कोई अपने घरों से अब निकल नहीं रहा है, सबकी बोलती बंद है, चारों तरफ शांति छा गई है। और जो भारतीय सेना के फैन हैं, जो भारतीय सेना का सम्मान करते हैं, जो अपने देश से प्यार करते हैं, उनमें एक नया भरोसा जगा है और वो ये जान गए हैं कि जब तक भारतीय सेना हमारी सीमाओं की रक्षा कर रही है, आप सबको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, चाहे सामने दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना ही क्यों ना हो। इसलिए आज हम दुनिया के सूचकांक पर चीन के गिरते भरोसे का विश्लेषण करेंगे। लेकिन पहले आप यह जान लीजिए कि आज दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों के बीच एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई है और उस बैठक में क्या हुआ है। क्या एलएसी पर चीन अप्रैल की स्थिति में वापस जाने की बात मानेगा और गलवान घाटी में 15 जून की रात को जो कुछ हुआ उसमें अब आगे किस तरह का टकराव हो सकता है, इन सवालों के जवाब तलाश करने के लिए आज भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की दूसरी बातचीत हुई है। और बताया जा रहा है कि यह बातचीत कई घंटों तक चली है, बहुत लंबी चली ये बैठक। गलवान घाटी की घटना के बाद भारतीय सेना जिस तरह से गुस्से में है, क्रोधित है, उससे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि चीन को किसी भी तरह की अब आगे भविष्य में कोई रियायत मिलने वाली है। और हम आपको यह भी बता दें, आपको नक्शे पर हम बताते हैं, यह जगह मोल्डो का बॉर्डर पर्सनल मीटिंग पॉइंट ये है, इसे कहते हैं मोल्डो। यहीं पर आज कोर कमांडर स्तर की बातचीत हुई है। ये जो जगह है मोल्डो, ये चीन के नियंत्रण में है और ऐसी ही बातचीत 6 जून को भी यहां पर हुई थी। यह जगह लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी के पार चीन की तरफ है। एलएसी के इस ओर
भारत की तरफ बॉर्डर पर्सनल मीटिंग पॉइंट चुशूल है और एलएसी के उस तरफ यह जगह पर है जिसे मोल्डो कहते हैं। और यहां नक्शे पर अगर आप देखेंगे तो भारत की जो पोस्ट है ये मोल्डो के मुकाबले काफी बड़ी है। आपको हम दोनों तरफ की नक्शा दिखा रहे हैं। एक तरफ चीन का एलएसी है, उस तरफ चीन है, और इस लाइन का जो एलएसी की आप ये रेखा देख रहे हैं, इस तरफ भारतीय सीमा है। यहां भारतीय पोस्ट आपको दिखाई दे रही होगी। भारतीय पोस्ट काफी बड़ी है और यहां पर आपको 2 हेलीपैड्स भी नजर आ रहे हैं। ये भारत के हेलीपैड्स हैं। एलएसी पर सहयोग बढ़ाने या फिर विवाद सुलझाने के लिए इन्हीं जगहों पर सैन्य स्तर की बातचीत होती है, जो अभी हमने आपको नक्शे पर 2 जगहें दिखाई हैं। लेकिन समस्या यह है कि बातचीत में जो तय होता है जमीन पर चीन कभी भी उसका पालन नहीं करता, हमेशा धोखा देता है। क्योंकि 6 जून को मोल्डो में जो पहली मीटिंग हुई थी इसी जगह पर जहां आज हुई है, उसमें दोनों तरफ के कोर कमांडर्स ने यह तय किया था कि उनके जूनियर कमांडर्स जमीनी हालात पर बातचीत करके टकराव की स्थिति को टालेंगे। आमने सामने की स्थिति से दोनों देशों के सैनिक कुछ किलोमीटर पीछे हटेंगे। इसी मीटिंग में यह भी तय हुआ था कि चीन ने एलएसी के करीब जो अस्थायी स्ट्रक्चर्स बना लिए हैं उन्हें वो वहां से हटा लेगा, क्योंकि नियमों के मुताबिक एलएसी के करीब कुछ निश्चित दूरी तक कोई भी स्थायी या अस्थायी निर्माण नहीं किया जा सकता और ना ही कोई पोस्ट वहां पर बनाई जा सकती है। कोर कमांडर स्तर की बातचीत के बाद जब स्थानीय कमांडर्स के बीच कई स्तरों की बातचीत हुई, तब चीन गलवान घाटी में उस अस्थायी स्ट्रक्चर को हटाने की बात मान गया था जिसे चीन ने ठीक एलएसी के सामने बना लिया था। गलवान घाटी में हिंसक टकराव इसी स्ट्रक्चर के बारे में हुआ था, इसी बात पर हुआ था, क्योंकि 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर शहीद कर्नल संतोष बाबू 15 जून को यही देखने गए थे कि चीन ने वो अस्थायी स्ट्रक्चर हटाया है या नहीं। लेकिन चीन ने उस अस्थायी स्ट्रक्चर को हटाने की जगह पर नया स्ट्रक्चर और नई पोस्ट भी बना ली थी और बड़ी संख्या में अपने नए लोगों को वहां पर तैनात भी कर दिया गया था। और इसीलिए पहली जो राउंड की जो झड़प हुई वो इसीलिए हुई थी। और आपको एक बात और बता दें कि आज की जो बातचीत हुई है ये चीन के कोर कमांडर्स की रिक्वेस्ट पर हुई है। यानी चीन अब हमसे ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप मिलिए और बातचीत के जरिए इस पूरे मामले को सुलझाइए। ये भारत की एक तरीके से बहुत बड़ी जीत मानी जाएगी कि अब चीन, जो पहले एक अजीब से नशे में रहता था, जिसे ये विश्वास था कि उनकी सेना बहुत बड़ी है, अब वही चीन बातचीत के लिए रिक्वेस्ट भेज रहा है। और ये जो आज बातचीत हो रही है ये चीन के कहने पर हो रही है, क्योंकि चीन समझ गया कि उनके सैनिकों की क्या हालत हमने की है। अब हम आपको नक्शे पर गलवान घाटी की ठीक वही जगह दिखा रहे हैं जहां पर दोनों देशों के सैनिकों के बीच 15 जून की रात को 3 राउंड की यह लड़ाई हुई थी। यह जगह एलएसी के बहुत करीब है और यहीं पर भारतीय सेना का पेट्रोलिंग पॉइंट 14 है, जिसे आप PP14 कहते हैं, जहां आप नक्शे में इस समय देख रहे हैं। यह झड़प की असली जगह है, इसे कहते हैं PP14। टकराव की यह जगह दौलत बेग ओल्डी रोड से करीब 5 से 6 किलोमीटर दूर है। दौलत बेग ओल्डी रोड के बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं। यह सड़क पिछले साल बनकर तैयार हुई थी और इसी रोड के बनने से चीन बहुत परेशान है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि अब इस इलाके में चीन के मुकाबले भारतीय सेना का प्रभुत्व बढ़ जाएगा। इसलिए वो गलवान घाटी की पहाड़ियों पर बैठकर भारत की गतिविधियों पर निगरानी रखना चाहता है। इसलिए चोटियों पर जाकर ऊंची हाइट पर उसने अपने सैनिकों को बैठा दिया, जो गैर कानूनी है। गलवान घाटी की इसी जगह पर हमारे 20 सैनिक शहीद हुए थे, लेकिन हमारे सैनिकों ने कम संख्या में होने के बावजूद चीन के सैनिकों की इतनी बुरी हालत की। हमारे पास जो डिटेल्स आई हैं वो ये है कि चीन के 40 से 50 सैनिक मारे गए इस दौरान, और उनकी जो हालत थी वो ऐसी थी कि उनकी गर्दनें तोड़ दी गई थीं, उनकी रीढ़ की हड्डियां तोड़ दी गई थीं। बहुत सारे सैनिक ऐसे थे जिनके शरीर में कई फ्रैक्चर्स थे, उनकी हड्डियां टूटी हुई थी। जब उनके शव ले जाए जा रहे थे तो बहुत सारे चीन के सैनिक ऐसे थे जिनकी गर्दनें टूटकर एक तरफ लटक रही थीं उनके शरीर से। इससे आपको पता चलेगा कि भारत के सैनिक कितने क्रोध में थे और उन्होंने कितनी बर्बरता के साथ चीन के इन सैनिकों की हत्या की है। 40 से 50 चीन के सैनिक वहां पर मारे गए हैं।
15 जून को आधी रात तक ये लड़ाई चली थी। इसमें बड़ी बात यह है कि हमारे सैनिकों ने यह पराक्रम LAC की उस जगह पर जाकर दिखाया जहां पर चीन अपनी पूरी सैन्य ताकत के साथ बैठा हुआ था। हमने आपको यह भी बताया था कल रात कि भारतीय सैनिकों ने चीन की सेना के एक कर्नल को भी बंधक बना लिया था और अब यह भी बताया जा रहा है कि उनका एक कमांडिंग ऑफिसर इस दौरान मारा भी गया है। लेकिन ये जो सूचना है यह अभी अपुष्ट है। यह भी बताया जा रहा है कि पिछले कुछ समय से चीन खुद यह मांग कर रहा था कि कोर कमांडर स्तर की दूसरी मीटिंग होनी चाहिए, लेकिन भारत अब तक इस बात का इंतजार कर रहा था कि 6 जून की मीटिंग में जो बातें तय हुई, पहले चीन उस पर क्या कदम उठाएगा यह बताए। भारत की तरफ से यही कहा जा रहा था कि सीनियर कमांडर्स के बीच बातचीत अब तभी होगी जब चीन LAC पर पेट्रोलिंग पॉइंट 14, 15 और 17 से पीछे हटेगा और बातचीत में तय शर्तों के पालन के लिए वो तैयार हो जाएगा। यानी भारत लगातार अब अपना बहुत सख्त रुख चीन को दिखा रहा है और चीन लगातार ये कह रहा है कि आप बातचीत करिए। चीन का ऐसा मनोबल पिछले कई दशकों में किसी ने नहीं तोड़ा होगा और आप सबके लिए बहुत खुशी की बात है। 1962 की हार का जो बोझ था हमारी आत्मा पर, वो लगातार हम एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन तक इसी बोझ के साथ हम जीते रहते थे कि 1962 में हमारी बड़ी हार हुई थी चीन के साथ और देश का बहुत बड़ी संख्या में देश के नागरिक और हमारे नेता भी इस दबाव में रहते थे कि चीन से जीतना तो बहुत मुश्किल है। चीन ने अगर कब्जा भी कर लिया तो हम लड़ नहीं पाएंगे और इसीलिए पिछले 60 सालों में चीन हमारी लगभग 43,000 वर्ग किलोमीटर के इलाके पर कब्जा कर चुका है और हमारी कभी ऐसी हिम्मत नहीं हुई कि हम उनके सामने उन्हें आंख दिखा सकें। पहली बार ऐसा हुआ है 1962 के बाद कि हमारी सेना ने उन्हें आंख भी दिखाई है और उनकी आंखें निकाल भी ली हैं। यह बहुत बड़ी बात है, यह बहुत बड़ा शिफ्ट है इस देश के इतिहास में। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर चीन के सैनिक कैसा बर्ताव करते हैं, कैसा टकराव करते हैं, उनके DNA में क्या छुपा हुआ है, इसका एक नया वीडियो आज हमारे पास आया है। यह वीडियो कब का है इसकी पुष्टि हम इस समय नहीं कर सकते, ना ही इसकी लोकेशन के बारे में हम कोई पुष्टि कर सकते हैं, लेकिन यह कहा जा रहा है कि यह वीडियो अभी हाल ही के पिछले 1 या 2 महीनों के बीच का है और यह सिक्किम का है। यह घटना हाल ही की है। इस वीडियो को देखकर आप समझ सकते हैं कि चीन के सैनिक कैसे LAC का उल्लंघन करते हैं, कैसे भारत के सैनिक इन्हें पहले समझाते हैं बातचीत से, लेकिन जब चीन के सैनिक बात नहीं मानते और हाथापाई पर उतर जाते हैं तो भारतीय सैनिक फिर बाद में इन्हें सबक भी सिखाते हैं। जो लोग हमारी सेना पर सवाल उठाते हैं उन्हें भी आज कान खोलकर और आंखें निकालकर यह देख लेना चाहिए कि हमारे जवान किन परिस्थितियों में LAC पर देश की एक एक इंच जमीन की रक्षा करते हैं। और इसमें आप एक चीज पर और ध्यान दीजिएगा, चीन का एक सैनिक या एक से ज्यादा सैनिक इस काम पर लगा दिए जाते हैं कि वो इस दौरान सिर्फ वीडियो बनाएंगे। आप तो जानते हैं चीन की जो पूरी सेना है वो वीडियो बनाने में बड़ी सक्षम है, वो वीडियो की सेना है, वीडियो गेम्स वाली सेना, इसलिए वो हर चीज का वीडियो बनाने, चाहे लड़ पाए या ना लड़ें, वीडियो जरूर बनाते हैं और फिर प्रोपेगेंडा करते हैं। इसमें आप ध्यान दीजिएगा, उनके एक सैनिक के हाथ में एक कैमरा है और उसकी ड्यूटी यही लगाई है कि वो बस वीडियो बनाता रहे। देखिए आप। वीडियो तो आपने देखा कि हमारे बहादुर सैनिक, हमारे वीर सैनिक कैसे हमारी एक एक इंच की रक्षा करते हैं और एक एक इंच को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। ये वो जगहें हैं जहां टेम्परेचर माइनस में रहता है, सांस लेना मुश्किल होता है। अगर भारत के सिविलियंस वहां पर चले जाएं तो कुछ मिनटों से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाएंगे। और लड़ाई की तो बात आप भूल ही जाइए, हमारे देश के शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो वहां जाकर इतना झगड़ा, इतनी लड़ाई कर ले वहां पर। लेकिन हमारे सैनिक
वहां पर डटे रहते हैं। इसलिए जब दिल्ली में बैठकर अपने बड़े बड़े बंगलों से कोई नेता यह कहता है कि भारत ने सरेंडर कर दिया है, कोई नेता अपनी दुकान चलाने के लिए, वोट बटोरने के लिए यह कहता है कि चीन के लोग यहां पर घुस आए हैं, चीन की सेना घुस आई है, तो आप सोचिए वो भारतीय सेना का कितना बड़ा अपमान करता है, इन सैनिकों का कितना बड़ा अपमान करता है। और एक बात आज हम आपसे और कहना चाहते हैं कि जब हमारे सैनिक वीर गति को प्राप्त होते हैं और उनके शहीद होने के बाद यह बहस होती है देश में कि वो हथियार क्यों नहीं लेकर गए थे, उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, उन्होंने वैसा क्यों नहीं किया, ये इंटेलिजेंस का फेल्योर नहीं है क्या? और जब उनके फैसले पर सवाल उठाए जाते हैं और जब ये कहा जाता है कि इन्होंने सरेंडर कर दिया, तो उनकी आत्माओं को कितनी चोट पहुंचती होगी, ये आप आज सोचिए। और हमारे जो सैनिक इस समय भी वहां पर तैनात हैं, उनके मन पर, उनके दिल पर क्या बीतती होगी जब उन्हें इस बात का डर सताता होगा कि यहां हजारों मीटर की ऊंचाई पर -10, 20, 30 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में, इतने मुश्किल हालात में जब वो देश के लिए अपनी जान कुर्बान किए हुए हैं, वहां दिल्ली में बैठकर कोई नेता हो सकता है कि इनके फैसले पर भी सवाल उठा दे। वहां इनका पोस्टमार्टम किया जाएगा एक एक फैसले का, वहां पर इनकी विवेचना की जाएगी और वहां पर जो खबर जाएगी, न जाने सही खबर जाएगी या गलत खबर जाएगी। दुख इस बात का है कि चीन और चीन की सेना प्रोपेगेंडा करने में बहुत माहिर है और प्रोपेगेंडा के लिए मशहूर है। वो दुष्प्रचार की जो कला है उसे बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और दुष्प्रचार करके ही यहां तक पहुंचे हैं। दुख इस बात का है कि चीन ने एक दुष्प्रचार किया और उस दुष्प्रचार में के झांसे में सबसे पहले हमारे देश के नेता और कुछ पत्रकार आ गए और उन्होंने चीन के ही उस दुष्प्रचार को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया और यह कहना शुरू कर दिया कि हमारी सेना गलवान में हार गई थी, हमारा बहुत बुरा हाल हुआ और चीन की सेना हम पर भारी पड़ गई। ये हमारे सेना के साथ और सैनिकों के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी है। चीन की सेना को पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए कहते हैं, जो खुद को बहुत ताकतवर समझती है और समय समय पर वीडियोस जारी करके पूरी दुनिया को यह बताती है कि वो बहुत ताकतवर है। वहां के लोग ये कहते हैं कि भारत चीन से युद्ध नहीं लड़ पाएगा क्योंकि भारत की तुलना में चीन का रक्षा बजट 3 गुना ज्यादा है। चीन की अर्थव्यवस्था भी भारत से 5 गुना बड़ी है। उनके पास पैसे बहुत हैं, इसमें कोई शक नहीं। उनके पास हथियार भी बहुत हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उनके पास लड़ने के लिए जो दिल चाहिए होता है, लड़ने के लिए जो हिम्मत चाहिए होती है, बस वो हिम्मत नहीं है। चीन अपनी सेना के बारे में ये कहता है कि उसकी सैन्य ताकत भारत की तुलना में कहीं आधुनिक और कहीं ज्यादा मजबूत है। चीन की सेना को दुनिया की सबसे बड़ी सेना कहा जाता है और सबसे आधुनिक सेना भी कहा जाता है। उनका जो रक्षा बजट है वो पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर है। लेकिन गलवान घाटी में भारत के सैनिकों ने चीन के इस भ्रम को बहुत बुरी तरीके से तोड़ दिया। कहने को तो चीन की सेना में 20 लाख सैनिक हैं। इतने सैनिक दुनिया की किसी भी सेना के पास नहीं है। सेना पर खर्च करने के मामले में भी चीन पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर है। इसीलिए हमने आपको कहा उनके पास संख्या बहुत है, उनके पास पैसा भी बहुत है, उनके पास हथियार भी बहुत है, सिर्फ हिम्मत नहीं है। अमेरिका के बाद चीन का रक्षा बजट सबसे ज्यादा है और यह करीब 14 लाख करोड़ रुपए का है। फिर से आप सुन लीजिए, चीन का रक्षा बजट करीब 14 लाख करोड़ रुपए का है। लेकिन गलवान घाटी की लड़ाई में भारत ने चीन को ही नहीं पूरी दुनिया को यह बता दिया कि लड़ाई पैसे से नहीं होती, लड़ाई हथियारों से नहीं होती, बल्कि लड़ाई होती है हिम्मत से, देशभक्ति से, मानसिक और शारीरिक मजबूती से। गलवान घाटी में तो बिना हथियारों के भारत के सैनिकों ने चीन के सैनिकों को ऐसा सबक सिखाया जो इतिहास में दर्ज हो गया। एक बहुत बड़ा कारण यह भी है कि ये जो लड़ाई हुई गलवान में, ये बिना हथियारों के हुई थी। इसलिए यह तय हो गया कि कौन सैनिक मजबूत है, कौन सैनिक कमजोर है। हो सकता है चीन के पास हथियार बेहतर रहे हों, लेकिन जब सेना में 1 to 1 फाइट हुई तो पता चल गया कि चीन की सेना कहीं नहीं ठहरती। 15 जून की रात भारतीय सैनिकों के क्रोध के सामने चीन के सैनिक जान बचाकर भाग रहे थे और भारतीय सैनिक उनका पीछा कर रहे थे। चीनियों को यह अंदाजा ही नहीं था कि भारत के सैनिक बिना हथियारों के ही उन पर इस तरह से भारी पड़ जाएंगे और उनकी गर्दनें और रीढ़ की हड्डियां ऐसे तोड़ दी जाएंगी। अगर बिना हथियारों के भारतीय सैनिक चीन को
ऐसा खतरनाक जवाब दे सकते हैं, तो सोचिए अब तो भारतीय सैनिक और उनके कमांडर्स को पूरी छूट मिल गई है सरकार से कि वो LAC पर हालात के हिसाब से अपने फैसले वहीं ले सकते हैं। यानी अब भारत के सैनिक फैसला और इंसाफ ऑन द स्पॉट कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। साथ ही गलवान घाटी जैसी स्थिति बनने पर हथियारों का इस्तेमाल भी भारत के सैनिक अब वहां पर कर सकते हैं। इसलिए कह रहे हैं हम आपको कि अब फैसला ऑन द स्पॉट हो जाएगा। इस फैसले के बाद अब चीन का मीडिया भारत पर सीमा समझौतों के उल्लंघन का आरोप लगा रहा है और इससे चीन का डर आप समझ सकते हैं। अब तक चीन अपनी सैन्य ताकत दिखाकर दुनिया को डराता रहा है, नकली वीडियोस जारी करके दुनिया को डराता रहा है। लेकिन गलवान घाटी में भारत के सैनिकों के पराक्रम से यह बात साबित हो गई कि चीन की सेना सिर्फ वीडियो शूट करने वाली सेना है, सिर्फ मॉडलिंग करने वाली सेना है और दुश्मन पर गोली चलाने की हिम्मत चीन की सेना नहीं कर सकती। चीन अपनी सैन्य ताकत और सेना की तैयारियों के वीडियोस बनाकर एक मनोवैज्ञानिक युद्ध लड़ता है, इसके लिए वो मशहूर है, जिससे वो बिना लड़े ही दूसरी सेनाओं को हरा दे। हम आपको चीन का एक नया प्रोपेगेंडा वीडियो आज दिखा रहे हैं, जिसमें यह दिखाया गया है कि आंखों पर पट्टी बांधकर भी कैसे चीन के सैनिक 90 सेकंड में राइफल्स और पिस्टल्स को असेंबल कर लेते हैं। ये जो वीडियो है उनका ग्लोबल टाइम्स नाम का जो उनका सरकारी अखबार है, उन्होंने इसे ट्वीट किया है और ये वीडियो आप देखिए, आपको ऐसा लगेगा जैसे आप कोई वीडियो गेम देख रहे हैं। 9支手枪，15杠1字步枪，无关团结架火枪，准备，开始。 चीन के इस अखबार ग्लोबल टाइम्स जिसने ये ट्वीट किया है, इसे आप उनका दुष्प्रचार टाइम्स भी कह सकते हैं। ये लगातार चीन को लेकर दुष्प्रचार करता है, प्रोपेगेंडा वीडियोस को डालता रहता है। अब आप सोचिए कि यही जो सैनिक अभी आपको बड़े शानदार दिख रहे थे इस वीडियो में, जब लड़ने की नौबत आती है और बिना हथियारों के खास तौर पर लड़ने की नौबत आती है, तो ये भारत के सैनिकों के सामने टिक नहीं पाए। और आप सोचिए इनकी जो संख्या है वो भारत के सैनिकों से 4 से 5 गुना ज्यादा थी। उसके बावजूद भी 40 से 50 सैनिक इनके मारे गए और जो शव जो यहां से लेकर गए हैं उनकी ऐसी बुरी हालत थी कि जिन लोगों ने देखा है वो ये बताते हैं कि इससे आप समझ पाएंगे कि चीन की सेना का कितना बुरा हाल हुआ होगा। अब आप सोचिए दुनिया की ऐसी कौन सी सेना है जिसे अपने बारे में ऐसा प्रचार करने के लिए इस तरह के वीडियोस बनाने पड़े, अपनी तैयारी दुनिया को बताने के लिए ऐसे वीडियोस जारी करने पड़े। जो असली सैनिक होते हैं, जो गंभीर सेनाएं होती हैं, वो चुपचाप तैयारी करती हैं, किसी को बताती नहीं कि हम क्या तैयारी कर रहे हैं और हमारे पास कौन सी युद्ध कला है और कौन सा युद्ध कौशल है। जिनके पास कोई कला नहीं होती, कोई हिम्मत नहीं होती, जो सिर्फ वीडियोस के सहारे लड़ना चाहते हैं, वही ऐसी शूटिंग करवाते हैं, अपनी तस्वीरें खिंचवाते हैं। आपने देखा होगा पाकिस्तान से यहां आने वाले आतंकवादी भी ऐसे ही वीडियोस और ऐसी ही तस्वीरें खिंचवा कर सोशल मीडिया पर डालते हैं और वो भी एक साइकोलॉजिकल वॉर लड़ते हैं। लेकिन जब सेना का सामना उनके साथ होता है तो आपने देखा है उनका क्या हाल होता है। गलवान में मारे गए सैनिकों की संख्या ना बताने के लिए चीन अब यह बहाना बना रहा है कि इससे तनाव और बढ़ जाएगा। तो आप सोचिए चीन अभी दुनिया को यह बता ही नहीं रहा है कि उसके कितने लोग मारे गए। चीन का मीडिया यह कह रहा है कि अगर उसने अपने मारे गए सैनिकों की संख्या बता दी तो भारत पर दबाव बढ़ जाएगा, क्योंकि जैसे ही संख्या सामने आएगी तो दोनों देशों के लोग एक दूसरे के नुकसान की तुलना करने लगेंगे। लेकिन ये सब बहाने हैं, क्योंकि चीन सच कभी भी दुनिया को बता ही नहीं सकता। ना तो उसने वुहान वायरस के बारे में दुनिया को कभी सच बताया, और इससे पहले भी जितने युद्ध लड़े उनके लोग मारे गए, कभी चीन ने सच नहीं बताया। और इस बार भी चीन ये बता नहीं रहा लोगों को कि उसके इतनी बड़ी तादाद में सैनिक मारे गए हैं। चीन से इसकी उम्मीद भी नहीं की जा सकती, क्योंकि जिस चीन ने कोरोना वायरस की पूरी जानकारी दुनिया से छुपा ली हो, जिस चीन ने इस वायरस से अपने यहां मरने वाले लोगों का पूरा आंकड़ा छुपा लिया हो, वो चीन सीमा पर अपने मारे गए सैनिकों की संख्या कैसे बता सकता है? और इसमें तो उनका बहुत अपमान होगा। अगर वो ऐसा करेगा तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग बहुत बड़ी मुसीबत में आ जाएंगे। ये चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का भी बहुत बड़ा अपमान है। हम आपको बताएंगे आगे क्यों अपमान है। अगर चीन ने गलवान घाटी में मारे गए सैनिकों की संख्या बता दी
तो फिर चीन में शी जिनपिंग की स्थिति बहुत कमजोर हो जाएगी और शायद उनका घर से बाहर निकलना तक मुश्किल हो जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो चीन में हालात हांगकांग जैसे भी हो सकते हैं और ये मौका चीन में लोकतंत्र के दरवाजे खोल सकता है। चीन के नेताओं को हमेशा यही डर लगा रहता है कि चीन में कहीं लोकतंत्र की मांग ना उठ जाए, चीन के लोग कहीं विद्रोह ना कर दें, चीन में कहीं हांगकांग जैसी स्थिति ना हो जाए। इसीलिए उन्होंने इतनी लंबी चौड़ी सेना अपनी बनाकर रखी है। वो इसलिए है ताकि वो अपने लोगों को वहां पर दबा सके। और एक बात और आप जान लीजिए, चीन की सेना अकेली ऐसी सेना है जो देश की सरकार को रिपोर्ट नहीं करती। वो कम्युनिस्ट पार्टी की सेना है और कम्युनिस्ट पार्टी को ही रिपोर्ट करती है। ये एक राजनीतिक पार्टी की सेना है और ऐसा चीन के संविधान में ही लिखा गया है। गलवान घाटी में भारत ने चीन का जो सबक उनको जो सिखाया है, वो चीन की सेना पीएलए की ही नहीं बल्कि वहां के राष्ट्रपति की भी बहुत बड़ी हार है। पीएलए को चीन की सेना से सबसे ज्यादा चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की सेना माना जाता है और शी जिनपिंग कम्युनिस्ट पार्टी के सुप्रीम लीडर हैं। इसलिए ये सीधे सीधे शी जिनपिंग की हार मानी जाएगी और शी जिनपिंग जो हैं वो चीन की सेना के कमांडर इन चीफ भी हैं। यानी जो पीएलए है इसके कमांडर इन चीफ शी जिनपिंग है। चीन अब कितनी भी धमकियां दे, लेकिन उसकी कमजोरी दुनिया के सामने आ चुकी है। आज का भारत वो भारत नहीं है जिसे चीन ने 1962 के युद्ध में हराया था। 62 के भारत के पास उतने संसाधन नहीं थे। तब सैनिकों के पास सैन्य साजो सामान और हथियारों की कमी थी और सबसे बड़ी बात, तब सीमाओं तक पहुंचने के लिए हमारे देश में सड़कें तक नहीं थी। लड़ने के लिए आप जाएंगे कैसे? रसद कैसे पहुंचाएंगे? हथियार कैसे पहुंचाएंगे? रीएंफोर्समेंट कैसे पहुंचाएंगे जब सड़कें तक आपने बनाकर नहीं रखी? जी न्यूज की टीम लद्दाख में रिपोर्टिंग के दौरान उन पूर्व सैनिकों से मिली जिन्होंने 1962 का वो युद्ध बिना संसाधनों के और बिना हथियारों के लड़ा था। भारतीय सेना के इन पूर्व सैनिकों का यही कहना है कि 1962 के भारत और आज के भारत में जमीन आसमान का अंतर है और चीन को अब ये बात अच्छी तरह से पता है। हम आपको लगातार लद्दाख से ग्राउंड रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं और आज इसी रिपोर्टिंग का एक अहम हिस्सा आप सबको, पूरे देश को देखना चाहिए। नए बने हुए इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से खासकर एलएसी में अब हमारी पेट्रोलिंग की कैपेसिटी भी बढ़ गई है। पेट्रोलिंग बढ़ने की वजह से अब सतर्कता बढ़ी है और एलएसी पर हो रही गतिविधियों के बारे में भी समय पर पता चल रहा है। जिन क्षेत्रों पर पहले बहुत नजर नहीं रहती थी, अब वहां भी हमारे जवान अच्छी तरह से मॉनिटर कर पा रहे हैं, रिस्पॉन्ड भी कर पा रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जो भी जरूरी कार्य है, जो भी जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण है, उसे इसी तरह तेज गति से आगे भी किया जाता रहेगा। यही तो वजह है जो चीन इतना बौखलाया हुआ है। सीमा पर सड़कों का जाल बिछता हुआ देखकर चीन खुद को किस तरह घिरता हुआ महसूस कर रहा है, इसे समझने के लिए जी न्यूज की टीम लद्दाख के चांगस्पा इलाके में पहुंची है। जी न्यूज की टीम इस वक्त लद्दाख में मौजूद है और लद्दाख से लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग कर पल पल की जानकारी आप तक पहुंचा रही है कि लद्दाख में हालात कैसे हैं, बॉर्डर पर इस वक्त क्या कुछ चल रहा है। और इसीलिए आज हम आपको एक ऐसा फैक्ट बताने जा रहे हैं, एक ऐसी जानकारी बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपका सीना चौड़ा भी होगा और आपको यह भी पता चलेगा कि आखिरकार चीन की बौखलाहट के पीछे का कारण क्या है। दरअसल आप ये जो पहाड़ियां हमारे सामने देख रहे हैं, ये खारदुंगला, इसके ठीक पीछे से खारदुंगला पास होते हुए ये रास्ता गलवान घाटी को जाता है। वो गलवान घाटी जहां पर फेस ऑफ हुआ, एक दूसरे के सामने भारत और चीन की सेना आई और हमारे 20 जवान शहीद हुए। अब आपको पिछले कई दिनों से ये जानने की काफी उत्सुकता होगी, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिरकार गलवान घाटी में ही ये फेस ऑफ क्यों हुआ। दरअसल भारत ने गलवान घाटी तक अब सीधी सड़क बना दी है, यानी कि हमारे सैनिकों को जो पहले 11 से 16 दिन
कच्ची सड़कों से होकर जाने में लगते थे गलवान घाटी तक, अब हमारे सैनिक अपनी गाड़ी के साथ में महज 1 से 3 दिन में गलवान घाटी तक पहुंच सकते हैं। आज भारत ने गलवान घाटी तक सड़क पहुंचा दी है। पहले गलवान घाटी तक पहुंचने में लेह से करीब 15 दिन लगते थे, अब सिर्फ 2 से 3 दिन में आसानी से LAC तक पहुंचा जा सकता है। चांगस्पा में जी न्यूज ने भारतीय सेना के रिटायर्ड कैप्टन सोनम मुरूप से बात की, जो LAC पर तैनात रह चुके हैं। वो बता रहे हैं कि भारत की सड़कों से चीन कैसे उखड़ा हुआ है। क्या पूरी बात है, आखिरकार चीन को इतनी मिर्ची क्यों लग गई जब भारत ने सड़क बनाई? सर, गलवान घाटी के लिए जाने का रास्ता मेन रोड ये है, ये जो खरदोंगला है, खरदोंगला से होता हुआ शाहक में जाता है, शाहक से फिर गलवान की तरफ रोड बनाया है। मेन चीज जो आपने पूछा है, जो चाइनीज को जो मिस्ट्री लग गया, ये जो हमने रोड नया बनाया और ब्रिज बनाया, उसके लिए उस कारण से जो ना तब से हमारा जो रोड और उसके लिए एक्टिविटीज किया था, तब से चाइनीज को जो ना नींद जग गया और उसको मिस्ट्री लग गया। ये इससे ये एक्टिविटीज हो रहा है। जो एक्टिविटीज पहले रोड था बिल्कुल कच्चे रोड था, जबकि हम लोग यहाँ से 118 बार इसी रिवर को क्रॉस करना पड़ता था, जबकि 11 दिन या 12 दिन भी लगता था। अभी 2 दिन में पहुंचता है, चाइनीज के इलाके में पहुंच जाता है। इसलिए उनको जो ना बिल्कुल दिल में जो ना उनको खून उबला है। इन्होंने रोड बनाया, कभी भी किसी भी टाइम पर हमारे ऊपर अटैक कर सकता है। इन्होंने ब्रिज बनाया, इसीलिए हमारे ऊपर कभी किसी भी टाइम पर आ सकता है, अटैक कर सकता है। लद्दाख में रिपोर्टिंग के दौरान जी न्यूज की मुलाकात 1962 का युद्ध लड़ चुके नायक एलहुड जॉर्ज से हुई, जो लद्दाख के साबू गांव में रहते हैं। उन्हें अभी भी याद है कि चीन ने कैसे भारत को धोखा दिया। 62 की बात है कि ऑल ऑफ सडन किसी को कुछ पता नहीं था कि चाइनीज इस तरीके से करेगा, लेकिन उनका मूवमेंट हम देख रहे थे, जो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे कि इस तरीके से सडन जंग होगा या इससे, क्योंकि मैं समझता हूँ इंडिया खुद भी जंग करने की प्रिपरेशन में नहीं थे। इंडिया धोखे में आ गए थे कि हिंदी चीनी भाई भाई चोइनला के रहे थे, तो उसी में हमने सोचा कि हम अमन पसंद लोग हैं, शायद ये ठीक ही कह रहे होंगे, अमन पसंद है तो इन लोगों, लेकिन उन्होंने हमारे साथ धोखा किया। 1962 की जंग तो चीन ने धोखे से जीत ली, लेकिन अब वो दोबारा ऐसी भूल करने की सोच रहा है तो ये उसको बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि ये 1962 वाला भारत नहीं है जब हमारी सरकार हिंदी चीनी भाई भाई के नारे में डूबी थी और हमारी सेना युद्ध के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। अब भारतीय सेना के पास ना तो हथियारों की कमी है और ना ही चीन की सीमा तक पहुंचने के लिए सड़कों की। बासठ में सिर्फ 303 बंदूक इनके पास हुआ करती थी और उसी से लड़ाई लड़ते थे, लेकिन अब 1962 से 2020 की स्थिति बदल चुकी है और भारत अब सुपर पावर बन चुका है। चीन के छक्के छुड़ाने के लिए भारत की सेना मजबूत है और भारतीय सेना के पास आज की तारीख में इतने संसाधन है कि चीनी सेना को किसी भी वक्त पीछे धकेला जा सकता है। हम लड़ाई के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे, हम मोर्चे संभाले हुए थे, हमारे पास हथियार भी बहुत कम थे चीनी के निस्बत। उनके पास ऑटोमेटिक गन थे, राइफल्स थे, हमारे पास 303 राइफल्स थे जो बहुत पुराने राइफल्स थे। एक किस्म का में चाइनीज ने हमको जगा दिया 62 में, उसके बाद 62 में जगाने के बाद हम अब बहुत प्रिपेयर है। उसके निस्बत जमीन आसमान का फर्क है। तब गवर्नमेंट को सबको भी पता लग गया कि ये खाली अमन कहने से काम नहीं चलने वाला है, कभी न कभी हम पर कुछ नहीं तो पाकिस्तान हम पर हमला करेगा, चाइना हम पर हमला करेगा और भी कोई हम पर हमला हो सकता है। इसलिए अब डिफेंस में काफी जोर दिया गया, लेकिन उस 62 के निस्बत आज अगर हम देखेंगे तो हम बहुत ही तैयार है। हम चीन को हराने के लिए बिल्कुल हर चीज के हर लिहाज से हम प्रिपेयर है। करीब 50 वर्षों तक जिन सड़कों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया, वो सड़कें 4 से 5 वर्षों में लंबी होते होते चीन की सीमा के करीब पहुंच गई है। चीन इस सोच में था कि भारत 1962 वाली गलती फिर दोहराएगा, लेकिन भारत ने इन सड़कों के निर्माण के साथ ही चीन को भी एक बड़ा झटका दे दिया और यही झटका चीन की बौखलाहट की सबसे बड़ी वजह बन गया है।
भारत इस वक्त ऐसी कोई सीमा नहीं छोड़ना चाहता है जहां पर वो अपनी सड़कों को अच्छी न बना दे, जहां तक वो सड़क न पहुंचा दे। यानी कि चाहे वो दुर्गम इलाका हो, पहाड़ी का इलाका हो, कैसी भी सीमा हो, भारत इन दिनों अपने आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाने में जुटा हुआ है। और इसी कारण से चीन जैसे देशों की इन दिनों स्थिति खराब हो रही है। उनको ये लग रहा है कि भारत आखिरकार LAC तक इतना आगे कैसे बढ़ता आ रहा है। भारत अपने सैनिकों के, अपनी सेना की जरूरतों के हिसाब से फैसले लेता है, अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के हिसाब से फैसले लेता है, और ये फैसले चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन देशों को चुभ जाते हैं। और यही कारण है कि इसके बाद चीन धोखा करने की नीयत पर उतर आता है। लेकिन चीन को इस बात का भी अंदाजा होना चाहिए कि जो भारत LAC तक अपनी सड़क पहुंचा सकता है, वो भारत LAC पर अपनी सीमा की रक्षा के लिए भी तत्पर है। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, लद्दाख। अब आपको बताते हैं कि 1962 का जो युद्ध हुआ था, आपने उसके बारे में सुना तो बहुत होगा, लेकिन हुआ क्यों था यह शायद आपको नहीं पता होगा। 1962 का युद्ध इसलिए हुआ था क्योंकि चीन उस अक्साई चिन में भी घुस आया था जो भारत का हिस्सा है। चीन ने पहले तिब्बत पर कब्जा किया था, तब भारत ने कुछ नहीं कहा, यह गलती थी। लेकिन भारत को इस बात का अंदाजा नहीं था कि तिब्बत के बाद चीन की नजर अक्साई चिन पर है, यानी अगला नंबर अक्साई चिन का है। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हिंदी चीनी भाई भाई के नारे के नशे में डूबे हुए थे, जबकि चीन तिब्बत और अक्साई चिन में सड़कें बना रहा था चुपचाप। जब यह पता चला कि चीन ने अक्साई चिन में भी सड़कें बना ली हैं और हमारे बहुत बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया है, तो भारत की जनता ने हमलावर चीन को अपनी जमीन से खदेड़ने का दबाव बनाया। लेकिन सेना तब पूरी तरह से तैयार नहीं थी, सेना के पास संसाधन नहीं थे, और चीन के खिलाफ जब तक हमने आक्रामक नीति अपनाई तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उस समय की जो सरकारें थीं, जो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट था, वो सही फैसले उस समय ले नहीं पाया, और उनकी प्रायोरिटी लिस्ट जो थी उसमें सेना बहुत नीचे थी। वो अपनी सेना पर और रक्षा से संबंधित तैयारियों पर ज्यादा ध्यान देना ही नहीं चाहते थे, और इसीलिए कोई तैयारी हुई ही नहीं। 1962 में जब चीन ने भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ा तो उसकी मंशा भारत की जमीन पर कब्जा करने की थी। लेकिन यह पहली बार नहीं था जब चीन ने किसी देश पर आक्रमण करके उसकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की हो। विशेषज्ञ मानते हैं कि चीन के पास अभी फिलहाल जो जमीन है उसमें से भी करीब 60% जमीन, 60% भूमि उसकी कभी थी ही नहीं। चीन ने मंगोलिया, तिब्बत, पूर्वी तुर्किस्तान और इनर मंचूरिया जैसे इलाकों पर कब्जा करके अपना इतना विस्तार किया है। वर्ष 1962 के युद्ध के बाद चीन के कब्जे में भारत के कुछ इलाके भी आ गए थे, और बाद में पाकिस्तान ने POK की 5000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा जमीन भी चीन को सौंप दी थी। हैरानी इस बात की है कि आज का टुकड़े टुकड़े गैंग और टुकड़े टुकड़े करके जमीन इकट्ठा करने वाला चीन आज वन चाइना पॉलिसी की बात करता है, और इसी पॉलिसी के तहत वो तिब्बत से लेकर ताइवान और हांगकांग पर अपना दावा करता है। आपने गौर किया होगा कि कई बार चीन के संदर्भ में मेनलैंड चाइना शब्द का जिक्र होता है। यह शब्द भी यही बताता है कि असल में चीन की मुख्य भूमि अपनी जमीन बहुत छोटी है, और चीन ने धीरे धीरे आसपास के देशों और उनके इलाकों पर कब्जा करके खुद को ग्रेटर चाइना के तौर पर स्थापित किया। और यही ग्रेटर चाइना का विचार चीन के इतिहास का सबसे बड़ा झूठ है। यहां पर हम 5 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं। यह ब्रेक थोड़ा लंबा होगा, इसलिए आप चाहें तो तब तक आप अपना कोई जरूरी काम पूरा कर सकते हैं। ब्रेक के बाद हम चीन के उन 41 वर्ष पुराने जख्मों को आज फिर से हरा करेंगे जो उसे वियतनाम ने दिए थे। यह चीन की सबसे करारी हार थी जिसने इस भ्रम को तोड़ दिया था कि चीन को हराना संभव नहीं है। आज हम चीन को वही याद दिलाएंगे और आपको यह बताएंगे कि वियतनाम के इस युद्ध से हम क्या सीख सकते हैं। वियतनाम जैसे छोटे से देश ने चीन को कैसे हराया था, आज हम ये सीखेंगे 5 मिनट के बाद। सब कुछ व्यवस्थित सुचारू रूप से चलता है, उसकी लाइफ भी अच्छी, सारे परिवार की लाइफ अच्छी। तो इसलिए इन्होंने कहा कि इसको टाइम मैनेजमेंट को एक अपने परिवार की परंपरा बनाइए, लाइफ बनाइए। इस विषय की बात करने की, जैसे मैंने एक J.K. वर्मा जी की किताब पढ़ा, उसी से मैं
आपको पढ़ के बता रहा हूँ कि ये समझ में आने लगा उनकी बात को पढ़ के कि समय यदि इंसान के वश में हो या इंसान समय के वश में हो। ज़्यादातर हम लोग समय के अपने आप को समय के वश में कर लेते हैं बजाय समय को अपने वश में करने के लिए। और जो इंसान अपने समय को अपने वश में कर ले तो ज़िंदगी की बहुत सी समस्याएं ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती हैं, बल्कि मैं यहाँ तक कहूँगा कि समस्याएं नज़दीक आती ही नहीं हैं। एक जो आदमी टाइम को मैनेज करना जानता है वो सब कुछ कर सकता है, ऐसा मैंने समझा इस पिछले 2-4 दिनों में। और यदि हम टाइम मैनेज नहीं करेंगे, अपने वश में नहीं करेंगे समय को, और किसी वक्त हमको एक दिन रियलाइज़ होगा कि अरे समय तो बीत गया, अब कुछ नहीं कर सकता, तो रिग्रेट्स रहेंगे। रिग्रेट्स में अगर जाएंगे आप अगले जन्म में, अगला जन्म भी रिग्रेट से ही शुरू होगा। क्योंकि हमारी जो परंपरा, हमारा जो विश्वास, इस देश की संस्कृति, इस देश का जो विचारधारा वो इस प्रकार की है कि हम एक जन्म नहीं अनेकों जन्म लेते हैं। और ये साइंटिस्ट ने भी मान लिया कि जहाँ से आप इस जन्म को ख़त्म करते हैं, जहाँ एंड करते हैं, वहीं से आपका अगला जन्म शुरू होता है। और अगर समय को वश में नहीं किया, लास्ट मिनट पे जब आपको पता लगा कि समय तो निकल गया, उस समय जब आप जाएंगे तो रिग्रेट्स के साथ जाएंगे, तो रिग्रेट्स के साथ ही अगला जन्म की शुरुआत होगी। तो इसलिए भी लेखक ने कहा कि भाई समय को अपने वश में करना सीखो, उसको इस तरह से मत जाने दो। और लेकिन साथ में ये भी कहा उन्होंने कि ये नहीं कि आप इसको मशीन के रूप में बन जाए, इंसान मशीन के रूप में बन जाए समय को वश में करके। ये नहीं, आप सब कुछ करिए, समय का आनंद लीजिए, आनंद लेते हुए उसको किस प्रकार से अपने आप को आगे बढ़ाना, ये सबसे बड़ी बात है। उन्होंने ये नहीं कहा, ये कहा, और जो कि आज हम मानते हैं कि वर्क हार्ड और डू यू वर्क स्मार्ट। मैनेजमेंट ऑफ द टाइम टीचेस यू हाउ टू वर्क स्मार्ट, नॉट वर्क हार्ड। But we don't shy away from hard work, but we should work smart. और he has even gone to the next level. He says, यदि अगर आप अपना समय मैनेजमेंट करना जान गए तो आप एक साधारण इंसान नहीं रहे, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान बन सकते हैं, आप कुछ भी इसमें कर सकते हैं, ऐसा उनका मानना है। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now. Time punctuality is an event of the life in management of your time. Whereas time management is a way of life. Is a way of life. And punctuality is not a way of life. It could be a compulsion for you to be punctual. And you could be punctual on few meetings, very important meetings. प्रधानमंत्री से मिलने जाना तो I have to be punctual. लेकिन मैंने यदि अपने सबॉर्डिनेट को बुला रखा है ऑफिस में, तो मैं अंदर बैठे हुए खाना खा रहा हूं, कोई बात नहीं, वेट कर सकता। क्यों ऐसा होता है कि नहीं? एक छोटी सी बात उदाहरण से समझें। किसी के परिवार में मानिए 6 लोग हैं, हस्बैंड वाइफ, आपकी मदर है, आपके फादर हैं, 4 आप भाई बहन हो। आगे बढ़ने से पहले हम आपको यह जरूर बताना चाहेंगे कि हमारे देश ने 43,000 वर्ग किलोमीटर की भूमि
अब तक चीन को तोहफे में हम एक के बाद एक देते चले गए, लेकिन आज तक हमारे देश का ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, इसने कभी आवाज नहीं उठाई। हमारे देश के मीडिया का ये जो इतना बड़ा हिस्सा है, इसने कभी आवाज नहीं उठाई। और अब आप देखिए कि कैसे हमारे ही देश का एक वर्ग चीन के प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ा रहा है और अपने देश का नहीं बल्कि चीन का साथ दे रहा है। अब हम आपको एक कहानी सुनाना चाहते हैं और ये कहानी हमारे देश में चीन की टीम में खेलने वाले लोगों को बहुत बुरी लगेगी, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि जब जब हम ये कहते हैं कि चीन की सेना बहुत कमजोर है, तब तब हमारे ही देश के इन लोगों को हमारी बात बहुत चुभती है और ये बार बार ये कहते हैं कि आप ये क्यों कह रहे हैं कि चीन की सेना कमजोर है। और जिस दिन 15 जून को जब ये संघर्ष, खूनी संघर्ष हुआ था गलवान की घाटी में और हमारे 20 सैनिकों के शहीद होने की खबर आई थी, बहुत बुरी खबर थी। मुझे याद है उस दिन भी बहुत सारे लोगों ने, उन्हें इस बात का दुख नहीं था कि हमारे 20 सैनिक हमने खो दिए, उन्हें इस बात की खुशी थी कि हमारी बात गलत निकल गई, उन्हें इस बात की खुशी थी। और वो बार बार ये लिख रहे थे कि देखा, हम कहते थे कि चीन के सैनिक बहुत शक्तिशाली हैं, चीन की सेना बहुत शक्तिशाली है, आप गलत बात बता रहे थे, देखिए चीन की सेना ने हमारा क्या हाल किया। उन्हें इस बात की खुशी थी, लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि भारत की सेना ने हमारे देश की नाक कटने नहीं दी, बल्कि पीएलए का बहुत बड़ा अपमान किया। अब आपको एक कहानी और सुनाते हैं। यह कहानी सुनकर आप सब समझ जाएंगे कैसे चीन की सेना असल में सिर्फ कागजी शेर है और जब बात युद्ध के मैदान में असली लड़ाई की आती है तो चीन की सेना ज्यादा देर तक मजबूती से कभी टिक नहीं पाती। उनका शरीर मजबूत नहीं है और उनका मन भी मजबूत नहीं है। 1962 के भारत और चीन युद्ध को 17 साल बीत चुके थे। इन 17 वर्षों में चीन की सेना ने कभी कोई बड़ा युद्ध नहीं लड़ा। चीन एक और नया युद्ध लड़ने के लिए बड़ा बेचैन था और वो इसके लिए लगातार बहाने ढूंढ रहा था। फिर वर्ष 1978 में चीन को एक नया युद्ध लड़ने का मौका मिल गया जब चीन के पड़ोसी देश वियतनाम ने अपने एक पड़ोसी देश कंबोडिया पर हमला कर दिया और कंबोडिया में खमेर रूज के शासन को समाप्त कर दिया। कंबोडिया की कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों को खमेर रूज कहा जाता है और इसका शासक था पोल पॉट। खमेर रूज के शासन में अत्याचारों की वजह से कंबोडिया में करीब 1,70,00,000 लोग तब मारे गए थे, लेकिन चीन को कंबोडिया का यह हिंसक राजनीतिक दल बहुत पसंद था और जब वियतनाम ने कंबोडिया में खमेर रूज के शासन का अंत किया तो चीन को यह बात बहुत बुरी लगी और चीन इसे बचाने के लिए निकल पड़ा। चीन को बहाना मिल गया और उसने 17 फरवरी 1979 को अपनी सेना वियतनाम पर आक्रमण करने के लिए भेज दी। इस युद्ध में चीन के 3,30,000 से ज्यादा सैनिकों ने हिस्सा लिया था, 3,30,000, और इस युद्ध में चीन के करीब 1200 टैंक्स भी शामिल हुए थे। यानी काफी बड़ी ताकत चीन ने झोंक दी थी इसमें, जबकि वियतनाम के सैनिकों की संख्या केवल 1,50,000 थी। यह युद्ध 16 दिनों तक चला था और चीन को यह उम्मीद थी कि वो वियतनाम को बहुत कड़ा सबक सिखाएगा, लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। चीन की सेना वियतनाम के पहाड़ी और जंगली इलाकों में फंसकर रह गई और वियतनाम के सैनिकों ने चीन के सैनिकों को बर्बरता से मारना शुरू कर दिया। इसके लिए वियतनाम के सैनिकों ने गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई, यानी घात लगाकर हमला किया। वियतनाम के ये सैनिक कभी सुरंगों से बाहर निकलकर अचानक से हमला कर देते थे तो कभी जंगलों में पेड़ों से कूदकर चीन के सैनिकों को चौंका देते थे। इसके अलावा वियतनाम के सैनिकों ने बूबी ट्रैप्स और लैंड माइंस का भी बहुत इस्तेमाल किया। वियतनाम के सैनिकों ने बांस का इस्तेमाल भी हथियार के तौर पर किया। आप जानते हैं वियतनाम के पास ना तो पैसा था ना हथियार थे, लेकिन उनके सैनिकों में हिम्मत की कोई कमी नहीं थी। वो लड़ना चाहते थे और इसीलिए चीन के आधुनिक हथियारों का सामना उन्होंने बांस से किया। वियतनाम के सैनिक नुकीले बांस के टुकड़ों को जगह जगह जमीन में गाड़ कर छिपा देते थे। इससे तेजी से आगे बढ़ते चीन के सैनिक अचानक गिर जाते थे और गंभीर रूप से घायल हो जाते थे। वियतनाम चीन के मुकाबले बहुत छोटा देश है, ना तो उनके पास उतना पैसा है, ना उतनी बड़ी सेना है और ना ही हथियार है। चीन के साथ युद्ध के समय वियतनाम के पास सैनिकों और हथियारों की बेहद कमी थी, लेकिन 16 दिनों तक चले इस युद्ध में चीन को भारी नुकसान उठाना पड़ा और उसके करीब 30,000 सैनिक मारे गए। हालांकि चीन ने दुनिया के सामने हमेशा यह दावा किया कि उसके 30,000 नहीं बल्कि सिर्फ
6,000 सैनिक ही मारे गए थे। युद्ध में वियतनाम के भी करीब 20,000 सैनिकों की जान गई। विशेषज्ञ बताते हैं कि इस युद्ध में चीन को 50% सफलता भी नहीं मिल पाई थी, यानी आधी सफलता भी नहीं मिली। चीन को न सिर्फ वियतनाम से वापस लौटना पड़ा, बल्कि वो कंबोडिया में तैनात वियतनाम की सेना को भी पीछे धकेलने में नाकामयाब रहा। यानी वियतनाम से चीन हार गया उस समय। इस युद्ध में चीन की हार के 2 बड़े कारण बताए जाते हैं। आपको भी, अगर आप इतिहास के जानकार हैं या आप और ज्यादा जानना चाहते हैं, तो आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। 2 कारण थे चीन क्यों हारा। पहला कारण, ध्यान से सुनिएगा आप, पहला कारण था कि चीन की सेना में जो निचली रैंक के अधिकारी थे वो बड़े और महत्वपूर्ण फैसले लेने में सक्षम नहीं थे, बड़े फैसले लेने के काबिल नहीं थे, और उनके ऑन द स्पॉट गलत फैसले चीन पर भारी पड़े। और दूसरा कारण यह था कि चीन के सैनिकों का मनोबल बहुत गिरा हुआ था। अपने परिवार के मोह में रहने वाले चीन के बहुत सारे सैनिक या तो छुट्टियों पर चले गए थे या फिर उन्होंने युद्ध में हिस्सा ही नहीं लिया था। और जो लोग लड़ भी रहे थे वो अपने परिवारों को इतना मिस करते थे कि जल्दी से जल्दी वहां से भाग जाना चाहते थे। यहां से आपको समझ में आएगा कि चीन की सेना का असली डीएनए क्या है। और हम आपको पहले दिन से यह बात बता रहे हैं कि मानसिक रूप से चीन के जो सैनिक हैं वो लड़ाई के लिए बने ही नहीं हैं। उन्हें जबरदस्ती सेना में भर्ती किया गया है। ये वहां पर 1 चाइल्ड पॉलिसी का एक बहुत बड़ा नतीजा है। ये सारे लोग लड़ना नहीं चाहते, अपने अपने घरों में रहना चाहते हैं। इनमें से ज्यादातर बातें हमें कंटेम्परेरी एशियन स्टडीज का एक रिसर्च पेपर जब मिला, वो हमने पढ़ा, उसमें भी बहुत सारी बातें ये लिखी हुई हैं, जिसे चीन और वियतनाम युद्ध के बाद तैयार किया गया था। आज चीन के पास बेहतर हथियार जरूर हैं, लेकिन चीन की सेना की 41 साल पुरानी ये 2 कमजोरियां आज भी वैसे की वैसी ही हैं। हम जानते हैं भारतीय सेना में जो सैनिक हैं, हमारे जो बड़े बड़े कमांडर्स हैं, वो हमसे ज्यादा ही जानते होंगे। उन्हें पता है कि चीन की क्या कमजोरियां हैं। लेकिन हमारा काम है कि हम सैनिकों के साथ साथ देश की जनता को भी बताएं कि चीन की सेना की क्या कमजोरियां हैं। चीन के सैनिक ना तो फैसला लेने में सक्षम हैं और ना ही चीन के सैनिकों का मनोबल बहुत ज्यादा है। चीन की सेना खुद ये मानती है कि उसके 20% जवान युद्ध लड़ने की योग्यता ही नहीं रखते, सिर्फ संख्या बल बढ़ाने के लिए उन्हें वहां पर रखा हुआ है। गलवान में भारत के सैनिकों ने चीन की सेना के मनोबल को और भी गहरी चोट पहुंचाई है और चीन शायद ही कभी इससे उबर पाएगा, इतने बड़े अपमान से। अब सवाल यह है कि भारत चीन को कैसे रोक सकता है और कैसे भारत अपनी जमीन पर कब्जा करने के लिए उसके इरादों पर हमेशा के लिए पानी फेर सकता है। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन इसका क्या हो सकता है? तो आज हमने 3 लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस निकाले हैं जो हम देश के सामने और देश में जो फैसला करने के लिए हमारे जो नेता हैं उनके सामने रखना चाहते हैं। इसके 3 तरीके हैं। पहला है सर्विलांस, दूसरा है संचार और तीसरा है संख्या। चीन को रोकने के ये 3 तरीके हैं। सबसे पहले आप सर्विलांस का महत्व समझिए। इसे हमने लिया है इजराइल से। इजराइल अपनी सीमा की सुरक्षा करने के लिए सर्विलांस और इससे जुड़ी टेक्नोलॉजी की मदद लेता है। उसी तरह भारत को भी चीन के साथ लगी अपनी 3,500 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सीमा पर सर्विलांस टेक्नोलॉजी की मदद लेनी चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी और लंबी सीमा पर हम अपने सैनिक कब तक तैनात करते रहेंगे। इन सीमाओं पर सैनिक तैनात करने के बजाय हमें सर्विलांस पर ध्यान देना चाहिए, टेक्नोलॉजी पर ध्यान देना चाहिए। हमारे पास सैटेलाइट्स ऐसे होने चाहिए जो लगातार इन पर नजर रखें। हमारे पास टेक्नोलॉजी ऐसी होनी चाहिए ताकि हम अपने सैनिकों की जान खतरे में न डालकर टेक्नोलॉजी के आधार पर दूर बैठे हुए भी ये पता कर दें कि चीन की सेना ने एक कदम भी अगर आगे बढ़ाया है तो हमें यहां बैठे पता चल जाए कि वहां क्या हो रहा है। टेक्नोलॉजी, सैनिकों की संख्या कम करनी चाहिए वहां पर और टेक्नोलॉजी बढ़ानी चाहिए। इजराइल भी अपनी सीमा पर बड़ी संख्या में सैनिक तैनात नहीं करता, अपने सैनिकों को वेस्ट नहीं करता। उनके पास वैसे भी सैनिकों की संख्या बहुत कम है, बल्कि वो दुश्मनों को रोकने के लिए टेक्नोलॉजी की मदद लेता है। और इसके लिए इजराइल ने एक बॉर्डर सिक्योरिटी सिस्टम का निर्माण किया है। इसमें दिन के समय लंबी दूरी तक देखने में सक्षम कैमरे और रात में दुश्मन की गतिविधियों का पता लगाने में सक्षम नाइट विजन कैमरे शामिल हैं। ये कैमरे 3rd जनरेशन थर्मल इमेजिंग टेक्निक से लैस हैं और ये कैमरे रात के घने अंधेरे में भी किसी जगह के तापमान में आए परिवर्तन
परिवर्तन का पता लगा लेते हैं और सैनिकों को एहसास हो जाता है कि दुश्मन घुसपैठ की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा डिटेक्शन रेडार्स का भी इस्तेमाल होता है। ये रेडार बॉर्डर पर कई किलोमीटर दूर तक नजर रखने में सक्षम है। इजरायल ने सीमा पर जो दीवार बनाई है उसमें मोशन सेंसर्स लगे हुए हैं और जैसे ही कोई घुसपैठिया दीवार को छूता भी है तुरंत कंट्रोल रूम में इसकी सूचना मिल जाती है। इजरायल ने सीमा के पास जमीन के नीचे भी सिस्मिक सेंसर्स लगाए हैं। सिस्मिक सेंसर्स वो होते हैं कि जैसे ही दुश्मन सीमा के पास सुरंग खोदने की कोशिश करता है तो ये सेंसर्स एक्टिव हो जाते हैं। भारत इन सभी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा भारत सैटेलाइट्स की मदद से भी दुश्मनों पर लगातार नजर रख सकता है। लो फ्लाइंग सैटेलाइट्स होते हैं, उनकी मदद ली जा सकती है और हाल ही के दिनों में सैटेलाइट्स का इस्तेमाल बढ़ने से ही चीन और पाकिस्तान की गतिविधियों पर नजर रखना हमारे लिए आसान हुआ है और भारत इसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करके चीन जैसे देशों की सेना पर 24 घंटे हर मिनट नजर रख सकता है। चीन को रोकने का दूसरा तरीका है संचार। इसके तहत चीन की सीमा के पास ज्यादा से ज्यादा सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाना चाहिए। सीमा के पास ज्यादा से ज्यादा एयरपोर्ट्स और हवाई पट्टियों का निर्माण होना चाहिए। लद्दाख में चीन की सीमा के पास भारत के 2 एयरपोर्ट्स हैं और इनके नाम है फुकचे लोमा और चुशुल एयरपोर्ट। इन दोनों एयरपोर्ट्स की स्थिति सुधारकर भारत का इस्तेमाल सेना और नागरिकों को यहां तक पहुंचाने के लिए कर सकता है। इसके अलावा हमें मोबाइल फोन नेटवर्क और 5G जैसी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके संचार प्रणाली को इन इलाकों में बेहतर करना चाहिए। जब चीन जैसा देश माउंट एवरेस्ट पर 5G का नेटवर्क टावर लगा सकता है तो फिर भारत ऐसी जगहों पर, गलवान वैली जैसी जगहों पर हम ऐसे टावर्स क्यों नहीं लगा सकते। हमें वहां पर संचार ठीक करना चाहिए जहां मोबाइल फोन चल सकें, जहां इंटरनेट चल सके, जहां हमारे देश के नागरिक वहां तक जा सकें और जहां तक हवाई जहाज उतर सकें, हेलीकॉप्टर्स जा सकें। चीन के साथ लगी सीमा पर मोबाइल फोन नेटवर्क की स्थिति अच्छी ना होना सबसे बड़ी कमी है और इस कमी को जल्द से जल्द दूर किया जाना चाहिए। यानी दूसरा जो तरीका है वो संचार और तीसरा तरीका है संख्या। इसके तहत सरकार को लद्दाख जैसे इलाकों में न सिर्फ नागरिकों की संख्या बढ़ानी चाहिए बल्कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में देशी और विदेशी पर्यटकों को यहां आने के लिए आकर्षित करना चाहिए। सरकार को चीन की सीमा के साथ लगे गांवों में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बसाना चाहिए क्योंकि एक बंजर और निर्जन इलाके पर दावा जताना आसान होता है लेकिन जिन इलाकों में बड़ी संख्या में भारत के लोग रहने लगेंगे उस पर कब्जा करना चीन के लिए आसान नहीं होगा। इसके अलावा अगर ज्यादा से ज्यादा विदेशी पर्यटकों को इन इलाकों में पर्यटन के लिए लाया जाएगा तो इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह बात साबित हो जाएगी कि ये इलाके भारत के हैं क्योंकि इन विदेशी नागरिकों को यहां घूमने के लिए भारत अपना वीजा जारी करेगा और यह भी अपने आप में एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्रमाण होगा कि लद्दाख के ये सारे इलाके ये भारत के इलाके हैं। इसलिए ये 3 जो सॉल्यूशंस हैं, रोकने के 3 तरीके हैं, ये आज हम देश के सामने रखना चाहते हैं। इसके लिए हमें वहां इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी बढ़ानी पड़ेंगी, वहां पर अर्थव्यवस्था ठीक करनी पड़ेगी, लोगों के लिए रोजगार बनाने पड़ेंगे। जो लोग खेती करना चाहते हैं, हॉर्टिकल्चर करना चाहते हैं, कोई और काम करना चाहते हैं, वहां के जो लोकल ट्राइबल लोग हैं उन्हें हमें ज्यादा से ज्यादा एनकरेज करना पड़ेगा कि वो उन इलाकों में जाकर बसें, वहां रहें और जो भी काम वो करना चाहते हैं वो वहां पर करें। चीन के मामले में आज कांग्रेस ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को आगे कर दिया और उनके कंधे पर बंदूक रखकर अपनी राजनीति का निशाना लगाया। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सरकार को कहा है कि चीन के मामले में सरकार कोई कमी न छोड़े, नहीं तो यह देश से विश्वासघात होगा। मनमोहन सिंह ने यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री को अपने बयान से चीन को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। असल में मनमोहन सिंह राहुल गांधी की बातों और उनकी राजनीति को ही आगे बढ़ा रहे हैं क्योंकि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह खुद देश के प्रधानमंत्री थे तो उस वक्त चीन की घुसपैठ के बारे में सब जानते थे। एक अनुमान के मुताबिक 2010 से 2013 के बीच चीन ने 600 से ज्यादा बार घुसपैठ की। कांग्रेस के शासन में ही देश की 43,000 वर्ग किलोमीटर जमीन चीन ने छीन ली है, लेकिन उस समय इनमें से कोई नहीं बोला। लेकिन अब हमें तो देश में ऐसे नेताओं की तलाश है जो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी 1-2 सवाल पूछ सके। क्या ऐसा कोई नेता है हमारे देश में जो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को कोई पत्र लिख सके या ये उन्हें ये बता सके कि कैसे चीन गलत रास्ते पर चल रहा है? क्योंकि उनसे मिलना अलग बात है, उनका प्रोपेगेंडा वो लोग यहां आगे बढ़ा रहे हैं। हमें भरोसा है कि ऐसा कोई नेता नहीं होगा हमारे देश में जो चीन से भी ये सवाल कर सके। आप अपनी सेना से सवाल कर सकते हैं, अपने प्रधानमंत्री से भी सवाल कर सकते हैं, लेकिन चीन को लेकर हमारे देश में बड़ी अजीब सी खामोशी है क्योंकि चीन के नेता
भारत के कुछ नेताओं के वैचारिक पूर्वज हैं और अपने ऐसे पूर्वजों से तीखे सवाल अब कौन पूछेगा। कांग्रेस और वामपंथी दलों की सोच देश को पता चल गई है, क्योंकि इनके नेता चीन की आलोचना करने से ज्यादा भारत सरकार की आलोचना में लगे हैं। इतना ही नहीं, जब इन नेताओं ने गलवान घाटी में चीन के हमले की खबर सुनी तो ये भारत सरकार पर जमकर कटाक्ष कर रहे थे। लेकिन गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों की वीरता की कहानी पर इन लोगों की बोलती अब बंद हो गई है। आज आपको इस पर जरूर विचार करना चाहिए कि जब हमारे बड़े बड़े नेता अपने बड़े बड़े बंगलों में बैठकर ये कहते हैं कि भारत ने चीन के सामने सरेंडर कर दिया, तो क्या ये हमारी सेना का अपमान नहीं कर रहे? ये सीधे सीधे हमारी सेना का ही अपमान है। अब हमने आपको चीन के बारे में तो बता दिया, अब आपको हम नेपाल के बारे में बताना चाहते हैं, जो चीन का नया पाकिस्तान बन गया है। हमने पहले भी आपको बताया था, नेपाल चीन का नया पाकिस्तान बन चुका है। विवादित नक्शा पास करने के बाद नेपाल भारत के खिलाफ जिस तरह से हरकतें कर रहा है, वो भी इसी बात को साबित करती हैं। इस पर हमने आज एक खास ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है। हमारी टीम इस समय उन इलाकों में है जो नेपाल की सीमाओं से लगते हैं। देखिए हमारी खास ग्राउंड रिपोर्ट नेपाल से, जिसमें हम आपको यह बताएंगे कि कैसे अब एक नेपाल के गांव पर भी चीन ने कब्जा कर लिया है, लेकिन चीन को इस पे कोई आपत्ति नहीं है। पहले नेपाल ने भारतीय इलाकों पर दावा जताते हुए नया नक्शा जारी किया, बिल्कुल वैसे ही जैसे पाकिस्तान करता है। फिर नेपाल के सेना प्रमुख ने भारत नेपाल बॉर्डर का दौरा किया, बिल्कुल वैसे ही जैसे पाकिस्तान के सेना प्रमुख करते हैं। फिर नेपाल ने भारत के खिलाफ दुष्प्रचार शुरू किया, बिल्कुल वैसे ही जैसे पाकिस्तान करता है। यानी कि नेपाल पूरी तरह से पाकिस्तान के नक्शे कदम पर चल रहा है और खुद को चीन का नया पाकिस्तान साबित करने में जुटा है। लेकिन क्या भारत और नेपाल के लोग नेपाल सरकार की इस चाइनीज चालबाजी से खुश हैं? इसे जानने के लिए जी न्यूज की टीम भारत नेपाल सीमा से लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही है और वहां रहने वाले लोगों से बात कर रही है। नेपाल हमारा एक भाई है। हम चाहते हैं कि हमारे नाते रिश्ते पहले की तरह सामान्य हो। हमारा रोटी बेटी का रिश्ता है और हमारे देवी देवता का रिश्ता है। जैसे पशुपतिनाथ है और वैसे हमारे केदारनाथ है, हमारा देवभूमि है। तो हमारे संबंध जहाँ तक हो अच्छा से अच्छा हो। हम नेपाल से संबंध बिगाड़ना नहीं चाहते हैं और वो भी उसका नेपाल का आंगन भारत है और भारत का आंगन नेपाल है। हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। एक्चुअल में आप नेपाल में यहाँ पर जाके देखेंगे तो यहाँ वाले जो है हमें बहुत पसंद करते हैं, हम उनको पसंद करते हैं। लेकिन ये चाइना वालों के उसमें आ करके ये पता नहीं क्यों क्या नाम का रोटी बेटी का संबंध खत्म करना चाह रहे हैं। आज तो नेपाल से भी खतरा है, हमें ऐसा लगता है। चीन की कठपुतली बन चुका नेपाल सीमा पर ऐसे रिएक्ट कर रहा है मानो वो भारत का पुराना दुश्मन है। नेपाल ने अब रेडियो और सोशल मीडिया के जरिए भारत विरोधी गीतों का प्रसारण शुरू कर दिया है। नेपाली भाषा में प्रसारित इन गीतों में लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी को नेपाल का हिस्सा बताकर भारत के खिलाफ जंग छेड़ देने तक के लिए उकसाया जा रहा है। एफएम में और जो है यहाँ के नेपाली चैनल्स वगैरह में कुछ गाने प्रसारित हो रहे हैं जो कि जिसमें कि वो कहते हैं कि हम जो है हम लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा ये हमारा था, हमारा है और हम उसको वापस लेंगे। और ये सब सुन के हम लोग को तो यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है। नेपाल की हरकतों से सिर्फ भारत में ही गुस्सा नहीं है, भारत से सटे नेपाल के दार्चुला में भी ओली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। नेपाल की जनता ओली सरकार की इस बात से नाराज है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए वो भारत के साथ सीमा विवाद कर रही है। ओली सरकार ने भारत नेपाल के बीच रोटी बेटी के संबंधों को भी तोड़ने की कोशिश की। नेपाल ने नागरिकता कानून में बदलाव किया, जिसके बाद अब जब कोई भारतीय लड़की नेपाली युवक से शादी करेगी तो उसके साथ 7 साल लगातार रहने के बाद ही नेपाल की नागरिकता मिलेगी। चाइना सरकार का उसमें उस विवाद में इन्वॉल्वमेंट होना, ये मैं मानता हूँ कि ये एक राजनीतिक
विषय भी उनका हो सकता है। पर मैं सोचता हूँ कि चाहे वहाँ से कितना भी चाइना से उनको मदद मिल सके, पर जो रिश्ते हमारे नेपाल के और भारत के हैं वो कभी भी प्रगाढ़ ही होंगे, उससे अलग नहीं हो पाएंगे। चीन की गोद में बैठकर नेपाल खुद को ताकतवर समझ रहा है, लेकिन वो ये भूल रहा है कि चीन किसी का सगा नहीं है, वो सिर्फ अपने फायदे की चिंता करता है। ये बात तो नेपाल को पाकिस्तान की हालत देखकर समझ ही जानी चाहिए। धारचूला से मनीष शुक्ला, भारत नेपाल बॉर्डर, सी मीडिया। और अब आखिर में आज का सवाल, आज आपको यह बताना है कि फुटबॉल का मशहूर गोल जिसे द हैंड ऑफ गॉड के नाम से भी जाना जाता है, किस खिलाड़ी ने किया था? आप इस पर रिसर्च कीजिए, बहुत आसान है वैसे ये। और ब्रेक के बाद हम आपको इस सवाल का सही जवाब बताएंगे। टाइम को मैनेज करना जानता है वो सब कुछ कर सकता है, ऐसा मैंने समझा इस पिछले 2-4 दिनों में। और यदि हम टाइम मैनेज नहीं करेंगे, अपने वश में नहीं करेंगे समय को, और किसी वक्त हमको एक दिन रियलाइज होगा कि अरे समय तो बीत गया, अब कुछ नहीं कर सकता, तो रिग्रेट्स रहेंगे। रिग्रेट्स में अगर जाएंगे आप अगले जन्म में, अगला जन्म भी रिग्रेट से ही शुरू होगा। क्योंकि हमारी जो परंपरा, हमारा जो विश्वास, इस देश की संस्कृति, इस देश का जो विचारधारा, वो इस प्रकार की है कि हम एक जन्म नहीं अनेकों जन्म लेते हैं। और ये साइंटिस्ट ने भी मान लिया कि जहाँ से आप इस जन्म को ख़त्म करते हैं, जहाँ एंड करते हैं, वहीं से आपका अगला जन्म शुरू होता है। और अगर समय को वश में नहीं किया, लास्ट मिनट पे जब आपको पता लगा कि समय तो निकल गया, उस समय जब आप जाएंगे तो रिग्रेट्स के साथ जाएंगे, तो रिग्रेट्स के साथ ही अगला जन्म की शुरुआत होगी। तो इसलिए भी लेखक ने कहा कि भाई समय को अपने वश में करना सीखो, उसको इस तरह से मत जाने दो। और लेकिन साथ में ये भी कहा उन्होंने कि ये नहीं कि आप इसको मशीन के रूप में बन जाए, इंसान मशीन के रूप में बन जाए समय को वश में करके। ये नहीं, आप सब कुछ करिए, समय का आनंद लीजिए, आनंद लेते हुए उसको किस प्रकार से अपने आप को आगे बढ़ाना, ये सबसे बड़ी बात है। उन्होंने ये नहीं कहा, ये कहा, और जो कि आज हम मानते हैं कि वर्क हार्ड और डू यू वर्क स्मार्ट। मैनेजमेंट ऑफ द टाइम टीचेस यू हाउ टू वर्क स्मार्ट, नॉट वर्क हार्ड। But we don't shy away from hard work, but we should work smart. और he has even gone to the next level. He says, यदि अगर आप अपना समय मैनेजमेंट करना जान गए तो आप एक साधारण इंसान नहीं रहे, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान बन सकते हैं, आप कुछ भी इसमें कर सकते हैं, ऐसा उनका मानना है। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now. Time punctuality is an event of the life in management of your time. Whereas time management is a way of life. Is a way of life. And punctuality is not a way of life. It could be a compulsion for you to be punctual. And you could be punctual on few meetings, very important meetings. प्रधानमंत्री से मिलने जाना तो I have to be punctual. लेकिन मैंने यदि अपने सबॉर्डिनेट को बुला रखा है ऑफिस में, तो मैं अंदर बैठे हुए खाना खा रहा हूं, कोई बात नहीं, वेट कर सकता। क्यों ऐसा होता है कि नहीं? एक छोटी सी बात उदाहरण से समझें। किसी के परिवार में मानिए 6 लोग हैं, हस्बैंड वाइफ, आपकी मदर है, आपके फादर हैं, 4 आप भाई बहन हो, अलग अलग उम्र के हैं, अलग अलग इंटरेस्ट रखते हैं, अलग अलग समय पे आपको फादर को आपके
को किसी समय जाना होता है, आपको पढ़ाई के लिए किसी समय जाना होता है, आपकी बड़ी बहन को अलग समय जाना होता है, छोटी बहन को कहीं जाना होता है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट नहीं है उस परिवार में। तो रिजल्ट क्या रहता है? बेचारी घर की जो माँ है बुरी तरह से पिसती है, उसको पता नहीं रहता कब किसको क्या चाहिए, किसी को सुबह नाश्ते में ये चाहिए, किसी को वो चाहिए, किसी को दोपहर को 12 बजे चाहिए, किसी को 3 बजे चाहिए, किसी को कुछ समय चाहिए, वो भी पता नहीं है। बेटा आता है खेल के, माँ भूख बड़ी जोर से लगी है, दो ना कुछ खाने के लिए, तो वो बेचारी लगी रहती भाग दौड़ में, पूरा घर अस्त व्यस्त रहता, पूरी घर की हालत ऐसी होती है कि जैसे वो बेचारी खुद की होती है। और इमेजिन करिए यदि एक परिवार में परंपरा है समय को मैनेज करने की, टाइम मैनेजमेंट करने की, तो गृहिणी को पता है कि किस वक्त मेरे पति को क्या चाहिए, बेटे को क्या चाहिए, बेटी को क्या चाहिए, पहले से तैयार करती, सब कुछ व्यवस्थित सुचारू रूप से चलता है, उसकी लाइफ भी अच्छी, सारे परिवार की लाइफ अच्छी। तो इसलिए इन्होंने कहा कि इसको टाइम मैनेजमेंट को एक अपने परिवार की परंपरा बनाइए, लाइफ बनाइए। इस विषय की बात करने की, जैसे मैंने एक J.K. वर्मा जी की किताब पढ़ा, उसी से मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ कि ये समझ में आने लगा उनकी बात को पढ़ के कि समय यदि इंसान के वश में हो या इंसान समय के वश में हो, ज़्यादातर हम लोग समय के अपने आप को समय के वश में कर लेते हैं बजाय समय को अपने वश में करने के लिए। और जो इंसान अपने समय को अपने वश में कर ले तो ज़िंदगी की बहुत सी समस्याएं ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती हैं, बल्कि मैं यहाँ तक कहूँगा कि समस्याएं नज़दीक आती ही नहीं हैं। एक जो आदमी टाइम को मैनेज करना जानता है वो सब कुछ कर सकता है, ऐसा मैंने समझा इस पिछले 2-4 दिनों में। और यदि हम टाइम मैनेज नहीं करेंगे, अपने वश में नहीं करेंगे समय को, और किसी वक्त हमको एक दिन रियलाइज़ होगा कि अरे समय तो बीत गया, अब कुछ नहीं कर सकता, तो रिग्रेट्स रहेंगे। रिग्रेट्स में अगर जाएंगे आप अगले जन्म में, अगला जन्म भी रिग्रेट से ही शुरू होगा, क्योंकि हमारी जो परंपरा, हमारा जो विश्वास, इस देश की संस्कृति, इस देश का जो विचारधारा, वो इस प्रकार की है कि हम एक जन्म नहीं अनेकों जन्म लेते हैं। और ये साइंटिस्ट ने भी मान लिया कि जहाँ से आप इस जन्म को ख़त्म करते हैं, जहाँ एंड करते हैं, वहीं से आपका अगला जन्म शुरू होता है। और अगर समय को वश में नहीं किया, लास्ट मिनट पे जब आपको पता लगा कि समय तो निकल गया, उस समय जब आप जाएंगे तो रिग्रेट्स के साथ जाएंगे, तो रिग्रेट्स के साथ ही अगला जन्म की शुरुआत होगी। तो इसलिए भी लेखक ने कहा कि भाई समय को अपने वश में करना सीखो, उसको इस तरह से मत जाने दो। और लेकिन साथ में ये भी कहा उन्होंने कि ये नहीं कि आप इसको मशीन के रूप में बन जाए, इंसान मशीन के रूप में बन जाए समय को वश में करके, ये नहीं, आप सब कुछ करिए, समय का आनंद लीजिए, आनंद लेते हुए उसको किस प्रकार से अपने आप को आगे बढ़ाना, ये सबसे बड़ी बात है। उन्होंने ये नहीं कहा, ये कहा, और जो कि आज हम मानते हैं कि वर्क हार्ड और डू यू वर्क स्मार्ट। मैनेजमेंट ऑफ द टाइम टीचेज यू हाउ टू वर्क स्मार्ट, नॉट वर्क हार्ड। But we don't shy away from hard work, but we should work smart. और he has even gone to the next level. He says, यदि अगर आप अपना समय मैनेजमेंट करना जान गए तो आप एक साधारण इंसान नहीं रहे, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान बन सकते हैं, आप कुछ भी इसमें कर सकते हैं, ऐसा उनका मानना है। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now. टाइम
punctuality is an event of the life in management of your time, whereas time management is a way of life. Is a way of life. And punctuality is not a way of life. It could be an compulsion for you to be punctual. And you could be punctual on few meetings, very important meetings. प्रधानमंत्री से मिलने जाना तो I have to be punctual. लेकिन मैंने यदि अपने subordinate को बुला रखा है ऑफिस में, तो मैं अंदर बैठे हुए खाना खा रहा हूं, कोई बात नहीं, वेट कर सकता. क्यों ऐसा होता है कि नहीं? एक छोटी सी बात उदाहरण से समझें. किसी के परिवार में मानिए 6 लोग हैं, हस्बैंड वाइफ, आपकी मदर है, आपके फादर हैं, 4 आप भाई बहन हो, अलग अलग उम्र के हैं, अलग अलग इंटरेस्ट रखते हैं, अलग अलग समय पे आपको फादर को आपके को किसी समय जाना होता है, आपको पढ़ाई के लिए किसी समय जाना होता है, आपकी बड़ी बहन को अलग समय जाना होता है, छोटी बहन को कहीं जाना होता है. लेकिन टाइम मैनेजमेंट नहीं है उस परिवार में, तो रिजल्ट क्या रहता है? बेचारी घर की जो माँ है बुरी तरह से पिसती है. उसको पता नहीं रहता कब किसको क्या चाहिए, किसी को सुबह नाश्ते में ये चाहिए, किसी को वो चाहिए, किसी को दोपहर को 12 बजे चाहिए, किसी को 3 बजे चाहिए, किसी को कुछ समय चाहिए, वो भी पता नहीं है. बेटा आता है खेल के, माँ भूख बड़ी जोर से लगी है, दो ना कुछ खाने के लिए. तो वो बेचारी लगी रहती है भाग दौड़ में, पूरा घर अस्त व्यस्त रहता. पूरी घर की हालत ऐसी होती है कि जैसे वो बेचारी खुद की होती है. और इमेजिन करिए यदि एक परिवार में परंपरा है समय को मैनेज करने की, टाइम मैनेजमेंट करने की, तो गृहिणी को पता है कि किस वक्त मेरे पति को क्या चाहिए, बेटे को क्या चाहिए, बेटी को क्या चाहिए, पहले से तैयार करती, सब कुछ व्यवस्थित सुचारू रूप से चलता है. उसकी लाइफ भी अच्छी, सारे परिवार की लाइफ अच्छी. तो इसलिए इन्होंने कहा कि इसको टाइम मैनेजमेंट को एक अपने परिवार की परंपरा बनाइए, लाइफ बनाइए. इस विषय की बात करने की, जैसे मैंने एक J.K. वर्मा जी की किताब पढ़ा, उसी से मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ कि ये समझ में आने लगा उनकी बात को पढ़ के कि समय यदि इंसान के वश में हो या इंसान समय के वश में हो. ज़्यादातर हम लोग समय के अपने आप को समय के वश में कर लेते हैं बजाय समय को अपने वश में करने के लिए. और जो इंसान अपने समय को अपने वश में कर ले तो ज़िंदगी की बहुत सी समस्याएं ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती हैं. बल्कि मैं यहाँ तक कहूँगा कि समस्याएं नज़दीक आती ही नहीं हैं. एक जो आदमी टाइम को मैनेज करना जानता है वो सब कुछ कर सकता है, ऐसा मैंने समझा इस पिछले 2-4 दिनों में. और यदि हम टाइम मैनेज नहीं करेंगे, अपने वश में नहीं करेंगे समय को, और किसी वक्त हमको एक दिन रियलाइज़ होगा कि अरे समय तो बीत गया, अब कुछ नहीं कर सकता, तो रिग्रेट्स रहेंगे. रिग्रेट्स में अगर जाएंगे आप अगले जन्म में, अगला जन्म भी रिग्रेट से ही शुरू होगा. क्योंकि हमारी जो परंपरा, हमारा जो विश्वास, इस देश की संस्कृति
और अब आखिर में देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है। वर्ष 1939 में आज ही के दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। कांग्रेस के त्रिपुरा अधिवेशन के बाद नेताजी ने 1939 में कांग्रेस को स्वतंत्रता, लोकतंत्र और क्रांति का प्रतीक बनाने के लिए कांग्रेस के भीतर ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। इससे पहले 29 अप्रैल को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी के दबाव के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था और आगे चलकर फॉरवर्ड ब्लॉक एक स्वतंत्र पार्टी बन गया था। वर्ष 2009 में आज ही के दिन ईस्टमैन कोडैक कंपनी ने कोडाक्रोम कलर फिल्म की बिक्री बंद करने की घोषणा की थी। वर्ष 1935 से लगातार 74 वर्षों तक प्रोफेशनल कलर फोटोग्राफी के लिए इस फिल्म का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन डिजिटल फोटोग्राफी के आने के बाद से कोडाक्रोम कलर फिल्म आउटडेटेड हो गई और अंत में इसका निर्माण बंद कर दिया गया। सौर मंडल में पृथ्वी और सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अपनी इस थ्योरी के लिए वर्ष 1633 में आज ही के दिन इटली के मशहूर एस्ट्रोनॉमर गैलीलियो गैलीली को रोमन कैथोलिक चर्च ने उम्र भर के लिए नजरबंद कर दिया था। उस दौर में ज्यादातर दार्शनिक और खगोल शास्त्री जियोसेंट्रिज्म थ्योरी को मानते थे, जिसमें यह कहा जाता था कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य नहीं बल्कि पृथ्वी है और सूर्य के साथ बाकी के ग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। यानी गैलीलियो को सच बोलने की सजा नजरबंदी के तौर पर मिली थी और वक्त चाहे बदल गया हो लेकिन आज भी सच बोलने की सजा ऐसे ही मिलती है। और वर्ष 1986 में फीफा वर्ल्ड कप में आज ही के दिन अर्जेंटीना के मशहूर खिलाड़ी डिएगो मैराडोना ने इंग्लैंड के खिलाफ एक विवादित गोल किया था। इस गोल को द हैंड ऑफ गॉड भी कहा जाता है। तब मैराडोना अर्जेंटीना की टीम के कप्तान थे और इस गोल को लेकर उन पर आरोप लगा था कि उन्होंने गोल करने के लिए अपने हाथ का इस्तेमाल किया, जबकि नियमों के मुताबिक ये गलत था। हालांकि मैच के दौरान रेफरी ने इस गोल को सही माना था। मैच के बाद जब मैराडोना से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, अ लिटिल फ्रॉम द हेड एंड अ लिटिल फ्रॉम द हैंड ऑफ गॉड, और तब से इसे द हैंड ऑफ गॉड के नाम से इस गोल को जाना जाने लगा। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और युद्ध में जीत इस बात पर निर्भर नहीं करती कि सेना का आकार कितना है, बल्कि जीत इस बात पर निर्भर करती है कि उस सेना के सैनिक कितने साहसी हैं। नमस्कार।